नमस्कार आप सभी को। आज हमारी जीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ का ये लेक्चर 2 रहने वाला है। आपकी 2025 में एसएससी की जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनसे हम ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट आपका हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। बाकी ये आपका जो लेक्चर रहने वाला है आपकी एसएससी 2026 की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी आपका हेल्पफुल रहने वाला है। अभी कैलेंडर भी आपको पता आउट हो चुका है अभी, और अभी MTS GD की जो एग्ज़ाम आ रही है उनमें भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आपकी जो क्लास है लेक्चर है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहता है, तो आपको वो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसमें हम 12 क्वेश्चन जो है करीब वो हिस्ट्री के करेंगे, 8 क्वेश्चन हम पॉलिटी के करेंगे। अब 12 हिस्ट्री के इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड रहती है ना। एक आपकी एंशियंट हो गई, फिर मिडेवल हो गई और फिर आपकी मॉडर्न हो गई। तो 4-4 क्वेश्चन तीनों से बराबर हम ले लेंगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री, 8 पॉलिटी के, बाकी 5-5 आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के, 5 आपके साइंस के, और 15 क्वेश्चन जो है आपके वो हम स्टैटिक जीके और करंट से कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर 2 रहने वाला है, करते हैं स्टार्ट इसको। पहला प्रश्न आपका क्या है? द नोशन ऑफ सप्तांगा इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्थशास्त्र इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग राज्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? अब देखो, चाणक्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, आपको बताई है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके गुरु भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। चाणक्य ने लिखी है, जिन्हें आप कौटिल्य भी बोलते हो या विष्णुगुप्त भी आप जिन्हें बोलते हो ना, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी बोलते थे। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, आप जो भी है ना, हम आपको पता अलग अलग इनके नाम हैं। इन्होंने ये अर्थशास्त्र लिखी। अब ये सप्तांग इन्होंने सिद्धांत दिया सप्तांग राज्य का। है क्या ये सप्तांग सिद्धांत? जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं जिनसे आपको पता है कि हमारा शरीर बनता है। हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, और भी कई सारे अंग होते हैं, है ना। कहीं हमारे बाल दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं, अलग अलग आपको पता है कि हमारे जो अंग होते हैं उनसे मिलके हमारा पूरा शरीर बनता है, ठीक है। वैसे ही चाणक्य ने कहा, कौटिल्य ने, कि भाई राज्य जो होता है ना वो 7 अंगों से मिलकर बनता है। जैसे हमारा मुंह है, आपको बताया, हमारी जीवा है, हमारे कान है, हमारा आपको बताया सारा जो सिस्टम है, ठीक वैसे ही आपका जो राज्य है, एक एक परफेक्ट राज्य, वो आपका नेशन जो है वो आपका एक 7 अंगों से मिलकर बनता है, ठीक है। उसमें आपके 7 जो होते हैं वो पूरा एक मिला के ये बनाते हैं आपका सप्तांग सिद्धांत, ये जो आपका दिया था चाणक्य ने। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि भाई जो अर्थशास्त्र में आपका सप्तांग राज्य का सिद्धांत था चाणक्य का, उसमें जो 7 अंग हैं उनमें से कौन कौन से शामिल हैं, हमें ऑप्शन में देखना है कि भैया यहाँ जो दे रखे हैं उनमें से। अब देखो, ऑप्शन ए क्या बोलता है कि राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, यानी किंग्स, टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, कि भाई ये सारी चीज़ें जो होती है सप्तांग सिद्धांत में चाणक्य ने बताई है। अब देखो, इतना तो हमें पता ही है कि भाई देखो, राजा तो यार जरूरी है राज्य के लिए। उस टाइम जब हम देखते हैं, जब आपको पता है कि राजतंत्र हुआ करता था, तो राजा तो आपका आवश्यक है, किंग तो आपका नेसेसरी है। तो ये तो हमारा बिल्कुल आपको ठीक लग रहा है। क्षेत्र भी होना चाहिए, राज्य की एक सीमाएं होती हैं जैसे इंडिया की है। प्रशासन आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ तो क्या है, अभी जैसे आपके IAS IPS वगैरह हो गए ऊंची, अगर हम देखें उस जमाने में आपको बताया कि मौर्य शासन में तीर्थ वगैरह आपके नागरिक वगैरह जो थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका आवश्यक है। कोर्स, अब आपको पता है कि ट्रेजरी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना भाई, पैसे से सब कुछ होता है। तो ये ऑप्शन हमें ठीक ठाक लग रहा है। अब इसे रखता है थोड़ा। अब चलते हैं ऑप्शन बी की ओर, यानी कि हम एलिमिनेट करते हैं। संगीत, नृत्य, राग और कुश्ती, म्यूजिक, डांस, रागास एंड रेसलिंग। ये क्या है यहाँ पे, ये मैखाना है? भाई राज्य में माना कि संगीत, नृत्य, राग, कुश्ती ये सब एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी होता है ना, ये सब हमारे मनोरंजन के लिए। राज्य के 7 अंगों में अगर तुम संगीत, नृत्य, राग और कुश्ती से, रेसलिंग से तुम अगर एक राज्य बना रहे हो, तो फिर वो राज्य थोड़ी ना हुआ। फिर उसमें राजा कहाँ गया, उसकी सेनाएं कहाँ गई? तो ये तो आपका बिल्कुल आप इसे एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि 7 अंग महत्वपूर्ण अंग होते हैं भाई। इसमें राजा भी नहीं देख रखा कुछ, संगीत, नृत्य, ये क्या कर रहे हो? वहाँ ये तो है नहीं कि जब कोई पड़ोसी राजा आक्रमण करेगा तो आप वहाँ जाके नृत्य करोगे कि आज की रात मजा युद्ध का आंखों से लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। तो ये आपका ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? मंत्री, कर्मचारी, जासूसी, मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट्स एंड एस्पिनेज। अब देखो, ये थोड़ा आपको ठीक लग रहा है, ये जो मंत्री, कर्मचारी, जासूस वाला है। लेकिन राज्य, क्षेत्र, प्रशासन और कोष हम देख चुके हैं। तो ये मंत्री, कर्मचारी और जासूसी, अब जासूस आपको पता है कि उतना होता है इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि राज्य के लिए, लेकिन ये कर्मचारी, मंत्री, आप उतना नहीं ले जा सकते कि 7 अंगों में ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें हमें एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। ये सी वाला भी है और डी वाला भी। अभिजात, आचार्य और भिक्षु, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स, आचार्यस एंड मॉन्क्स। अब भाई साधु का, आपके जो भिक्षु होते हैं, मॉन्क होते हैं, उनका राज्य के 7 अंगों में कोई उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता। आपको पता है कि 7 अंग वो होते हैं जब राज्य को बनाते हैं, उसको रक्षा करते हैं वगैरह सारा। भिक्षु क्या ही रक्षा करेंगे, आपको पता है। तो ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा आपका। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में वर्णित है, जिसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। द सप्तांग थ्योरी वाज propounded by Kautilya in his famous treatise अर्थशास्त्र, written around the 4th century BCE।
आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में BC में अपना शासन संभाला था। उस टाइम के आसपास ही किताब लिखी गई थी। यह राज्य को 7 अनिवार्य अंगों से युक्त मानता है जो इसकी स्थिरता और विस्तार के लिए आवश्यक है। इट डिफाइंस द स्टेट एज कंसिस्टिंग ऑफ 7 एसेंशियल लिम्स नेसेसरी फॉर स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन। कि भाई ये 7 अंग आपके होने ही चाहिए, तभी आपका जो राज्य है वो आपका स्थिर स्थिर रहेगा, यानी कि वो एक संचालित रूप से चल पाएगा, आपका स्टेबल रहेगा। और उसका विस्तार अगर हमें करना है तो जरूरी होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं 7 अंग? द 7 लिम्स आर, एक तो होता है स्वामी यानी कि राजा, किंग। अब एक राज्य के लिए किंग तो चाहिए ना भाई, उस जमाने में जब ये लिखी गई थी। आज भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो ये किंग की पोजीशन है आज की डेट में। हालांकि अभी डेमोक्रेटिक वाला सिस्टम है, वो अलग बात है। अमात्य यानी कि जो मंत्री होते हैं प्रशासन वाले, आपके जो अभी आप देखते हो जैसे कैबिनेट में आपके जो मंत्री बैठते हैं, ठीक वैसे ही अमात्य हुआ करते थे। तो ये भी आपका नेसेसरी अंग है। जनपद यानी कि टेरिटरी और पीपल, क्षेत्र और जनता। जनपद का अर्थ क्या होता है कि जहाँ लोग जाके रहने लगे। अब जनपद जैसे हमारा जिला वगैरह हो गया, आज हम देखते हैं तो जिला को कहीं आप देखते हो उत्तर प्रदेश में जनपद भी बोला जाता है। जनपद का अर्थ क्या है कि एक क्षेत्र जहाँ लोग रह रहे हैं आपका। तो राज्य आपको ये तो पता नहीं कि आप जाके आपने बस एक खेत पकड़ा और आप वहाँ बन गए अपना राजा और अपने एक दोस्त को बना लिया मंत्री और ये हो गया हमारा राज्य। ऐसा तो होता नहीं है भाई। राज्य में जनता भी तो चाहिए, है कि नहीं, और क्षेत्र भी चाहिए बड़ा। एक खेत से क्या होता है, वो अलाउद्दीन खिलजी तुम पे आक्रमण ही नहीं करेगा, बोलेगा कि तुम तो बदुमती बदुमती गाओ, क्योंकि इतना क्षेत्र हम जीतना भी नहीं है। तो जनपद आपकी क्षेत्र और जनता आपकी नेसेसरी होती है। फिर आपका आता है दुर्ग, किला। अब किला भी चाहिए राज्य में, वरना राजा रानी के साथ रोमांस कहाँ करेगा है। रोमांस नहीं, मतलब जितना भी सारा संचालन होता है। आपको पता है कि अगर कोई सेना आक्रमण कर दे विदेशी, तो राजा को आपको पता है कि पूरा किलेबंदी करनी पड़ती है, लोगों को अंदर लेना पड़ता है। अब अगर किले के आपके दरवाजे जो बंद होंगे, गेट आपके बंद होंगे, क्लोज होंगे, तो फिर वो सेना अंदर नहीं घुस सकती। आपको पता है उन्हें मशक्कत करनी पड़ती है, फिर ऊपर से तीर मारेंगे कि ये ले। तो दुर्ग किला एक बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। कोष खजाना, अब देखो आपको पता है कि कोष यानी जो ट्रेजरी है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। अब उसी से तो फंडिंग होती है। अब आप सेना के लिए आपको मान लो हथियार चाहिए। अब आपको पता है युद्ध में तो सेना के लिए हथियार आवश्यक है। तो अब आप ये तो जाके बोलेंगे नहीं कि बालवीर बालवीर वहां से हमें तलवारें दो, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई। हमें क्या है कि कारीगरों को जो आपके बनाने वाले होते हैं उनसे हमें खरीदना पड़ेगा, है ना। तो उन्हें हमें पैसा देना पड़ेगा, तो इसके लिए कोष आवश्यक है आपको। अगर किले के लिए भी मतलब कोष तो हर चीज़ में चाहिए ना भाई, ट्रेजरी। धन तो आपको पता है हर एक चीज़ में चाहिए। कहीं भी आपको राशन वगैरह मंगाना है अपने किले के अंदर, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। दंड, सेना यानी दंड, आर्मी। दंड बोलते थे आर्मी को, क्योंकि दंड कौन देती थी, आर्मी देती थी भाई। तो आर्मी भी आवश्यक है आपकी। आपको पता ही है कि जब एक राज्य की रक्षा के लिए आर्मी तो बहुत नेसेसरी होती है। और एक आपका मित्र, सहयोगी, एलाई। अलग अलग देश अपने एलाई बनाते हैं, जैसे आपको बताया कि यूएसए ने अपना अलग बनाया था शीत युद्ध के दौरान। और आपका जो यूएसएसआर था यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो आपका आज रूस आपको देखने को मिलता है, ये अलग अलग अपने सहयोगी मित्र बनाते हैं। जैसे इंडिया ने, आपको देखा होगा, इंडिया ने म्यांमार भूटान वगैरह बना रखा है, पाकिस्तान ने चाइना को बना रखा है। तो एलाई मित्र ही आपके आवश्यक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में पोर कौन था? हु सर्व्ड एज द पोरा ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। अब पोर कौन था भाई? क्या वो चीफ जज था? तो पोर वो नहीं था। पोर था आपका सिटी गवर्नर यानी कि नगर अध्यक्ष, जो आपका राज्य का पूरा संचालन करता था ना। मतलब एक नगर का, राज्य का नहीं, एक नगर का जो सिटी थी उसे बोलते थे पोर, कि भैया यहाँ के पोर हम। तो मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते थे? मुख्य न्यायाधीश आपके अलग अलग होते थे। जैसे एक तो आपकी धर्म स्त्री होती थी, उसमें आपके होते थे व्यावहारिक। व्यावहारिक व्यावहारिक ये जो है आपकी व्यवहारिका, ये होते थे आपकी चीफ जज, है ना। व्यवहारिका, व्यवहारिका होते थे। इन्हें कहीं आपका व्यवहारिका भी बोल जाता है। तो व्यवहारिका यानी जो व्यवहार करते हैं, मतलब पूरा आपका जो न्याय करते हैं, वो होते थे आपके मुख्य न्यायाधीश। और जो आपकी अदालतें होती थी जो दीवानी मामलों की, है ना, दीवानी मामलों की अदालतें होती थी, उन्हें बोलते थे धर्मस्थीय। धर्मस्थीय होती थी अदालतों को। जो आपकी कोर्ट होते थे ना दीवानी मामलों वाले, वो दीवानी वाले, ठीक है, दीवानी वालों के। एक दीवाने की दास्तां, वो नहीं, दीवानी मामले आपके जो अलग होते हैं वो। फिर आपका आता है फौजदारी मामलों के लिए। फौजदारी मामले कौन से होते हैं? जो आपके हत्या हो गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, जो ऐसे ऐसे काम होते हैं ना, जो एक मतलब आप देखते हो कि जो चोट पहुंचाने वाले काफ़ी बड़े। तो फौजदारी मामलों के लिए आपकी जो थी उसे बोलते थे कंटक शोधन। ठीक है, फौजदारी के लिए आपकी क्या थी? कंटक शोधन। फौजदारी मामलों के लिए आपका जो न्यायालय था उसे बोलते थे कंटक शोधन, कि भैया इस कांटे को निकालना पड़ेगा, कंटक शोधन, इस कांटे को निकालो। ठीक है, कंटक शोधन, कंटक शोधन, ये आपकी होती थी कंटक शोधन उस टाइम पे, जो आपकी फौजदारी मामलों के लिए। बाकी जासूस आपको बताया कि होते थे मौर्य साम्राज्य में, जिन्हें हम गूढ़ पुरुष बोलते थे। जासूस को क्या बोलते थे हम? जासूस को हम बोलते थे जो आपके गूढ़ पुरुष, जो आपके स्पाई नहीं होते, स्पाई, उन्हें उन्हें बोलते थे गूढ़ पुरुष। अब गूढ़ का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? गूढ़ का अर्थ होता है कि छिपा हुआ, जो छिपा हुआ रहस्य जानते हैं ना, वो होते हैं गूढ़ पुरुष, जो आपके भेद बताते हैं।
अब आपके कोई भी कहीं पे अगर कोई हलचल हुई पड़ोसी राज्य में, तो वो वहाँ का आपके जो गूढ़ है, वो भेद है जो छिपा हुआ है, वो प्रकट करते हैं। इसलिए उन्हें बोलते थे गूढ़ पुरुष, जासूसों को। जासूसों का जो प्रमुख था उस टाइम पे, आपका मौर्य साम्राज्य में आपको देखने को मिलता है, वो था आपका महामात्य सर्प, है ना, महामात्य सर्प। महामात्य क्या है? जो आपके एक डिपार्टमेंट को पूरा संचालन करते थे ना, सबसे बड़ा महामात्य वो होता था। ऐसे तो अमात्य होते थे जो अलग अलग आपके होते हैं ना, आपके जैसे अलग अलग जो छोटे छोटे मंत्री होते थे अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो आपके होते थे अमात्य। एक होता था राजा, और राजा को जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका आप प्रधानमंत्री बोल सकते हो, वो महामात्य भी कहलाता था। तो महामात्य सर्प, ये सर्प किसका था आपका? सर्प छिपे होते हैं, आपको पता है, झाड़ियों में। तो जासूसों के लिए जो प्रमुख था आपका, वो था महामात्य सर्प, ध्यान रखना ना, महामात्य सर्प। यहाँ लिख देता हूँ मैं, महामात्य सर्प। ठीक है? ये था आपका उस टाइम पे, ये आपकी जो जासूस है उनका प्रमुख। बाकी अगर हम बात करें इसमें कुछ और चीज़ों की, आगे देखता हूँ मैं जगह है तो, हाँ यहाँ होगी। मौर्य प्रशासन व्यवस्था में पौर नगर का प्रशासक होता था, जो नगर शासन के लिए उत्तरदायी था। इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पोरा वाज द गवर्नर ऑफ ए सिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर म्युनिसिपल गवर्नेंस। तो जो नगर का पूरा प्रशासन था, वो पौर देखता था कि भैया यहाँ से पानी आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसे आप देखते हो गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े है आपका, वो क्या है, वो गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है। उसका काम क्या है? उसका काम है भैया, वो अब्दुल को बोलता है कि अब्दुल जाके वो टंकी में पानी चढ़ा दे। बाकी वो सारा मेंटेनेंस देखता है कि भैया मेंटेनेंस का चेक ले आओ। तो वैसे ही आपको उस टाइम पे जो नगर का प्रशासक था, जो पूरा देखता था सब कुछ, वो था पौर, जो आपको पूरा देखता था कि भैया कहाँ कहाँ आपके खड्डे हो रखे हैं, वहाँ आपको वापस से आपको सड़क बनानी है। तो पूरा आपका एक हेड होता था नगर प्रशासन का, कि भैया जो आपका नगर है वो कैसे चलेगा, उसे बोलते थे पौर। वह नगरों में स्वच्छता, व्यापार, बाजार और कानून व्यवस्था की देखरेख करता था। ही सुपरवाइज्ड सैनिटेशन, ट्रेड, मार्केट्स एंड पब्लिक ऑर्डर इन अर्बन एरिया। जो आपका शहर था वहाँ पे वो स्वच्छता भी मेंटेन करता था कि ए ये क्या गंदगी फैला रखी है यहाँ पे, कचरे तेरे को जाना पड़ेगा भाई। तो वो जाके बोलता था कचरों को कि कचरा तेरे को जाना पड़ेगा। ये व्यापार के लिए भी आपका ये करता था सब कुछ मैनेज। आपका सिटी में कहाँ कुछ जब आपके व्यापारी आ रहे हैं, उनके रहने के लिए जगह होनी चाहिए, कितनी चीज़ें बाहर जा रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, नगर में सब कुछ मैनेज करता था आपका। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज मेंशन्स अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज बुक इंडिका। आपको पता है कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने इंडिका में ये सब कुछ बताया है। बात करें अगर हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको जो सिस्टम था, यानी कि मौर्य प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसमें आपका सन्निधाता कौन था? सन्निधाता, ये पद कौन था, ये बताओ मेरे को आप, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया आपका सन्निधाता। ठीक है, सन्निधाता, ये कौन था? ये था आपका सन्निधाता कोष प्रमुख, है ना, कोष प्रमुख, राजकोष प्रमुख जो होता था आपका वो, यानी आपका जो ट्रेजरी होता है उसका हेड, या स्टोर का आपको जो बोल सकते हो, जो आपका स्टोर का हेड होता है वो आप इसे बोल सकते हो ना, स्टोर हेड आप बोल सकते हो। जो आपका कोष होता है, ट्रेजरी होता है, उसका ये प्रमुख होता था, सन्निधाता। यानी कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें सन्नी के पास आना पड़ेगा ना, सन्निधाता। एक होता था आपका समाहर्ता। समाहर्ता ये क्या था? समाहर्ता, तो समाहर्ता जो था आपका, वो था चीफ रिवेन्यू कलेक्टर। यानी कि आपका मुख्य राजस्व जो संग्रह करने वाला अधिकारी होता था ना, वो, कि भैया यहाँ टैक्स लेकर आओ, मतलब अलग अलग जो है टैक्स लाके उसके पास जमा कर देते थे, फिर वो आपका पूरा कलेक्ट करता था। तो आपका जो एक जिले में, जैसे आप आईएएस वगैरह देखते हो, पहले आपने देखता था कि आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम बात करें इस्तमरारी वगैरह जो सिस्टम थे आपके, आपके जो अलग अलग आपने देखे अंग्रेजों के टाइम पे, उसमें क्या था, उसमें आपके जो जमींदार थे, आपको पता है कि वो सारा टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को देते थे। ठीक वैसे ही आपका समाहर्ता जो है मॉडर्न टाइम में आपका क्या था, एक चीफ रिवेन्यू कलेक्टर था, ध्यान रखना, चीफ रिवेन्यू कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर। ठीक है, यानी कि मुख्य राजस्व संग्रह आपका जो अधिकारी था वो, आप समझ जाएंगे। अब देखो यार, एक तो दोनों भाषाओं में लिखने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, बट मैं लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको दोनों लैंग्वेज के भाई देख रहे हैं। कल वीडियो में काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी, तो ठीक है। बाकी अगर आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो आप 1.5 पे या 2x पे देख लेना, आपको वैसे भी ये रिकॉर्डेड मिल रहा है। तो ये था आपका राजस्व अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, जो आपका टैक्स होता है वो कलेक्ट करने वाला। ये आपकी कुछ मौर्यंस की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी हमारे पास अभी काफ़ी लेक्चर पड़े हैं, तो हम धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कलेक्ट आपका जो है कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विचारधाराओं दर्शन का उनके संस्थापकों से मिलन करें। मैच द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट विद देयर फाउंडर्स। तो यहाँ पे आपकी 4 दर्शन की विचारधाराएं दे रखी हैं, उनका हमारा जो है, जो उन्हें देने वाले हैं उनसे मिलाना है। अब देखो आप यहाँ कैसे कर सकते हो, आपको इतना तो पता ही होगा कि जो वेदांत है उन्हें शंकराचार्य जी से जोड़ा जाता है, अद्वैत वेदांत को शंकराचार्य जी से जोड़ा जाता है। तो 4 का ए है, ये में कन्फर्म है। ठीक है, अब 4 में ए आपको पता है फर्स्ट में दे रखा है, तो इसे रखते हैं होल्ड पे। आपके 4 का डी दे रखा है, तो ये आपका गलत हो गया, इसे एलिमिनेट कीजिए। 4 का इसमें बी दे रखा है जेमिनी, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके तीनों गलत हो गए, क्योंकि ए नहीं दे रखा है। अब देखो, मीमांसा जो दर्शन था आपका, वो दिया था जेमिनी जी ने। ठीक है, जेमिनी जी ने। न्याय जो है आपका, वो किसने दिया था? वो दिया अक्षपाद गौतम ने।
गौतम जो है उन्होंने। सांख्य किसने दिया था आपका? सांख्य ईश्वर कृष्ण, या जिन्हें आप ईश्वर कृष्ण ने बाद में काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट अपनी रोल अदा किया, क्योंकि इन्होंने 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास एक पुस्तक लिखी सांख्यकारिका, ध्यान रखना ना, सांख्यकारिका, वो इन्होंने लिखी सांख्यकारिका। और एक इसमें सांख्य में आपका इंपॉर्टेंट रोल कपिल मुनि का भी है। कपिल मुनि जो है उनका भी आपका जो है सांख्य दर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सांख्य में, सांख्य आपका जो दर्शन है उसमें, सांख्य में कपिल मुनि, ये लोकायत आप जो बोलते हैं, वहाँ पे कोलायत जो है, वहाँ पे इन्होंने सब कुछ अपना सिस्टम करा था पूरा। बाकी वेदांत से आपके शंकराचार्य जी जुड़े हुए हैं, तो ये आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी आपको पता है कि 3 दर्शन और हैं, जैसे बौद्ध दर्शन। आपको पता है कि भारतीय दर्शन को क्या है कि 2 अलग-अलग विचारधाराओं में बाँट रखा है। एक तो आपका षट दर्शन, जिसे हम मानते हैं कि भैया ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यानी कि आस्तिक हैं ये, ठीक है? ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं, थीस्ट हैं। बाकी 3 हम मानते हैं एथिस्ट वाले। वो कौन-कौन से हैं? वो एक तो आपका बौद्ध दर्शन हो गया, एक जैन दर्शन हो गया, एक आपका जो कंप्लीटली ही आपका जो है नास्तिक एथिस्ट है, यानी वो आपका कंप्लीटली नास्तिक है, वो है आपका चारवाक। ध्यान रखना, आपका चारवाक है ना, चारवाक है जो आपके मतलब पूरे ही नास्तिक हैं। वो कहते हैं कि भैया जो कमाया वो उड़ाओ, खा जाओ, चारवाक, ठीक है? वो जो आपके चारवाक आज थे, और कहते हैं कि चारवाक दर्शन का जो है आपके जो जिन्होंने ये दिया वो बृहस्पति थे, ऐसा मानते हैं, जनक बृहस्पति को मानते हैं। बाकी जैन दर्शन तो आपको पता ही है कि जैन दर्शन कौन कौन से थे। आपको पता है कि जैन दर्शन में जैन के तो महावीर आप इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको पता है कि 24 तीर्थंकर थे, महावीर समेत। बाकी बौद्ध दर्शन में आपको पता है कि गौतम बुद्ध थे। तो ये आपके हो गए नास्तिक में कौन कौन से। एक तो आपका चारवाक हो गया, और सेकंड आपका हो गया बौद्ध, बौद्ध दर्शन, ठीक है, बुद्धिस्ट। और फिर आपका हो गया एक जैन दर्शन, है ना, जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी। तो ये हो गया आपका 3 नास्तिक दर्शन। बाकी षड दर्शन में आपको पता है कि मीमांसा आ गया, न्याय आ गया, सांख्य आ गया, वेदांत आ गया। एक आपका योग होता है जो पतंजलि ने दिया था, योग। योग किसने दिया था? योग पतंजलि ने, ठीक है? पतंजलि जी ने दिया था। पतंजलि महर्षि थे, ये नहीं जो आज आप देखते हैं। तो पतंजलि जी ने योग दिया था, ठीक है? मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, सांख्य, वेदांत और योग, ये आपके षड दर्शन माने जाते हैं। मीमांसा दर्शन की स्थापना जैमिनी ने की थी, और वह ये वैदिक कर्म कांड पे केंद्रित है। मीमांसा वॉज फाउंडेड बाय जेमिनी एंड फोकसेस ऑन वैदिक रिचुअल्स एंड ड्यूटीज। बाकी उत्तर मीमांसा जो है वो बादरायण जी ने, मेरे हिसाब से, हाँ, उत्तर मीमांसा शायद बादरायण जी थे, उन्होंने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं गलत होऊंगा तो बाद में बता दूंगा, लेकिन मेरे को पता, हाँ, उत्तर मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा ये थे आपके बादरायण जी, बादरायण जी, यही है ना। मीमांसा, न्याय, सांख्य, वेदांत, योग और उत्तर मीमांसा, बादरायण, ये आपके षट दर्शन कहते हैं, इनको ध्यान रखना ना, षट दर्शन। न्याय दर्शन की स्थापना अक्षपाद गौतम ने की थी, और ये तर्क शास्त्र पे आधारित है, यानी कि न्याय फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय अक्षपाद गौतम एंड एम्फाइसेस लॉजिक एंड रीजनिंग, कि हम लॉजिक और रीजनिंग पे फोकस करते हैं। न्याय, न्याय दर्शन जो आपका गौतम वाला। बाकी जेमिनी वाला जो है, जो आपका मीमांसा दर्शन है, वो वैदिक कर्म कांड पे आधारित की, जो आपकी वैदिक रिचुअल्स थी ना, कि भैया इंद्र की पूजा, आपकी अग्नि की पूजा, सारा उस पे। सांख्य दर्शन ईश्वर कृष्ण से संबंधित है और पुरुष प्रकृति सिद्धांत पर आधारित है। सांख्य इज एसोसिएटेड विद ईश्वर कृष्ण एंड एक्सप्लेन्स रियलिटी थ्रू पुरुष एंड प्रकृति, यानी कि पुरुष में इसने चेतना वगैरह मान रखा है, प्रकृति में आप पदार्थ वगैरह, प्रकृति जो है, इसका संबंध बताते हैं आत्म चेतना और पदार्थ प्रकृति का, कि इससे आपका जो जगत कैसे बना हुआ है, सांख्य दर्शन है। इसमें ईश्वर कृष्ण और कपिल मुनि, इनका आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना, कपिल मुनि का, ठीक है? कपिल मुनि, कपिल मुनि, इनका इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल रहता है। वेदांत दर्शन को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में व्यवस्थित किया था। वेदांता वाज सिस्टमाइज्ड बाय आदि शंकराचार्य इन द 8th सेंचुरी। जो आपके वेदांत दर्शन है उसे पूरे सिस्टम में शंकराचार्य जी ने लेकर आए थे 8वीं शताब्दी में। भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया? अब देखो, होता क्या, आपने देखा होगा कि पहले पाषाण काल था, तीन तीन पार्ट में बांटते हैं हम पाषाण काल को भी। कौन कौन से आपका, एक तो हो गया आपका पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक है? ये हम काल मानते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जो आपकी ब्रोंज एज की आपकी थी, यानी कांस्य युग की थी, ठीक है? तो उस टाइम क्या किया, आपको जो न्यूलिथिक था ना, नवपाषाण वाला, उस टाइम जब आपके पत्थर यूज होते थे, और एक आपका, आपको पता है कि जो ब्रोंज एज में कांस्य यूज होने लग गया था, उसी के साथ साथ आपका जो है एक संस्कृति चलती है जिसे बोलते हैं चालकोलिथिक, ताम्रपाषाणी। ये संक्रमण काल, यानी दोनों के बीच, दोनों का इसमें थोड़ा बहुत था, यानी कि थोड़ा बहुत पत्थर का भी इसमें था, थोड़ा बहुत तांबे के औजारों को भी इसमें था, इसलिए इसको बोलते हैं ताम्रपाषाणी, यानी कि चालकोलिथिक। ये इंडिया में अलग अलग जगह आपको देखने को मिलती है, अलग अलग जगह, जैसे आपको महाराष्ट्र में जैसे जोरवे वाली हो गई, है ना, राजस्थान में आहड़ बनास वाली हो गई, और मालवा की आपकी हो गई कहाँ पे, मध्य प्रदेश में।
तो इनके बारे में सत्य कौन सा नहीं है, हमें ये जानना है कि वह कौन सा इसके बारे में ट्रू नहीं है। पहला तो है वह पहाड़ी नदी क्षेत्रों के प्राथमिक समुदाय थे। देवर प्राइमरी कम्युनिटीज इन हिली रिवराइन एरियाज, कि वहाँ के वो रहने वाले थे। दूसरा है कि वे मुख्यतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का उपयोग करते थे। दे मोस्टली यूज स्टोन एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स। आपको सिंपल सी बात है कि पत्थर और तांबे का तो उपयोग करते ही थे, क्योंकि इसका नाम ही चालकोलिथिक है। वे केवल गंगा यमुना दोआब तक सीमित थे। दे वर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द गंगा यमुना दोआब। यहाँ देखो ओनली आ रखा है, यानी केवल। अब किसी भी सेंटेंस में अगर केवल आ जाए ना ओनली, तो उसके लिए क्या कि आपको 100% नॉलेज चाहिए होता है। अगर आप किसी कथन की पुष्टि कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ ये कथन सही है, 100% सही है, तो उसके लिए आपको एक्सट्रीम नॉलेज चाहिए होती है। तो केवल जब भी आपको दिखे ना एग्जाम में और आपको पता ना हो उसके बारे में, तो आपको उसे एलिमिनेट ही करना है कि केवल गंगा यमुना तो क्यों रहेंगे भाई, आगे भी तो जा सकते हैं, तो आपका शी वाला रॉन्ग हो जाएगा। बाकी कई हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद ही प्रकट हुए। हाँ, मैनी अपियर्ड आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन कल्चर। हाँ, क्योंकि साथ में भी थे बाद में भी थे। तो आपका इसमें करेक्ट कौन सा होगा, शी वाला। यानी कि सी वाला करेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसने पूछा कि ट्रू कौन सा नहीं है, तो आपका ये ट्रू नहीं है कि ये केवल गंगा यमुना दोआब तक सीमित है, बाकी ये सब सही है। ताम्रपाषाणी संस्कृतियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्कन क्षेत्रों में फैली थी। गंगा यमुना दोआब तो आप देखते हो उत्तर प्रदेश साइड में है, लेकिन ये वहाँ की बोल रहा है तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। चालकोलिथिक कल्चर्स वर स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड डेक्कन रीजन्स, जो आपके दक्कन वाला क्षेत्र है वहां तक। वे पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का उपयोग करते थे तथा प्रारंभिक कृषि करते थे। यानी कि अर्ली एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस उन्होंने की थी। प्रमुख स्थल इसमें आहड़, कायथा, मालवा और जोरवे है, ध्यान रखना ना। आहड़ बनास वाली जो है राजस्थान में कौन सी है, आहड़ बनास वाली, ध्यान रखना। आहड़ बनास, ये आपकी कल्चर कहाँ पे है, आहड़ बनास वाली, ये राजस्थान में है। महाराष्ट्र में है आपकी जोरवे वाली, ठीक है, जोरवे वाली महाराष्ट्र में है। मालवा वाली कहाँ पे आपकी, मालवा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित विदेशी आक्रमणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन इन्वेंशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि भैया पहले किसने भारत पे हमला बोला, हमें इसे पूरा एक सिस्टम में एडजस्ट करना है कि पहले कौन आए और बाद में कौन आए। अब देखो हमें इन चार ऑप्शन में से करना है। वैसे तो इनके पहले भी आपको बताया कि सिकंदर आ रखा था, उससे पहले आपको बताया कि फारसी आ रखा था, लेकिन हमें यहाँ केवल इनके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये क्या है कि अपने ऑर्डर में ही है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1 2 3 4। पहले आपके इंडो ग्रीक आए, फिर आपके शक आए, फिर आपके पार्थियन आए और फिर कुषाण आए। तो ऐसे ऐसे आपके आए। इंडो ग्रीक वाले जो हैं ये आपके हैं, इन्होंने आपका जो शासन किया, अगर आप देखेंगे गौर से, ये आते कहाँ से थे, ये हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। उस टाइम पे तो आपको बताया कि ऐसा नहीं था, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो ये ज़्यादातर जो है आपके इंडो ग्रीक, आपको पता है कि यहाँ से आई और यहाँ बस गई। यहाँ पे ये हमेशा से कमज़ोर पार्ट रहा है और यहाँ से हमेशा आक्रमण होते हैं आपके। तो इंडो ग्रीक कमज़ोर इसलिए भी रहा है क्योंकि निरंतर यहाँ पे आपके आक्रमण होते रहे, कंटिन्यू यहाँ पे अटैक होते रहे, इसलिए ज़्यादातर आपके यहीं से आते हैं। तो इंडो ग्रीक आए, यहाँ बस गए। इंडो ग्रीक आपको पता है कि जो भारतीय और यूनानी थे वो इंडो ग्रीक उन्हें बोलते हैं। इसमें आपका एक प्रसिद्ध शासक था जिसे बोलते हैं मेनांडर, या मिलिंद भी बोलते हैं, मिलिंद, मिलिंद मेनांडर, ठीक है। मेनांडर, अरे क्या कर दिया, मेनान ये क्या, क्या बक रहे हो मेनांडर, ठीक है। मेनांडर, हाँ ये हो जाएगा आपका मेनांडर, जिसे हम इससे रिलेटेड एक पुस्तक भी आपकी मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, पन्हो, कि भैया मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। मिलिंद पन्हो ये पुस्तक है, ये किस किस के बीच में डिस्कस है आपका, मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। ये जो आपका मेनांडर था इसने प्रश्न पूछे बौद्ध भिक्षु नागसेन से और उसने उत्तर दिए। तो ये पुस्तक, ये जो संवाद है आपका नागसेन और आपके जो एक बौद्ध, आपका बुद्धिस्ट मॉन्क था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, है ना, नागसेन और आपका जो मिलिंद है उनके बीच आपका जो मेनांडर है, ये आपका एक आपस में बातचीत का ग्रंथ है। ये प्रश्न है आपके जो मेनांडर है उसके और नागसेन के उत्तर हैं। तो यहाँ से आए आपके शक भी, आप देखते थे पश्चिम क्षत्रप बोलते हैं आपके, कुछ यहाँ पे रहे, कुछ यहाँ गुजरात वाली साइड में आ गए। आपके जो शक होते हैं यहाँ पे, शकों ने यहाँ पे शासक किया, यहाँ पे दक्कन में नहीं, यहाँ पर, यहाँ पे जो है शकों ने शासक किया। आपको बताया कि शकों में, जिन्हें हम पश्चिमी क्षत्रप भी बोलते हैं, ध्यान रखना ना, शको क्या बोलते हैं, पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप बोलते हैं, ठीक है, पश्चिमी क्षत्रप। इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी इनकी मथुरा आपको देखने को मिलती है गुजरात में, है ना, वहाँ पे आपको आसपास में देखने को मिलती है। गुजरात में नहीं, मथुरा तो उत्तर प्रदेश साइड में है, लेकिन इनकी जो है आप देखते हैं, एक तो जूनागढ़ अभिलेख, हाँ, शकों से रिलेटेड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो आप देखते हैं शकों से रुद्रदामन, हाँ रुद्रदामन आ गया आपका, रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट शासक बनता है यहाँ से, रुद्रदामन फर्स्ट, रुद्रदामन फर्स्ट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रूलर बनता है। इसने आपको पता है कि एक तो सुदर्शन झील जो है उसका जीर्णोद्धार करवाया,
और संस्कृत में इसने पहला अभिलेख लिखा है, जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत में आपका पहला अभिलेख माना जाता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जब जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत का पहला अभिलेख, संस्कृत में ध्यान रखना ना, संस्कृत में आपका पहला अभिलेख है अभी तक ज्ञात, सबसे प्राचीन संस्कृत का पहला। ठीक, और बाकी यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि भाई इसने जो है, जो आपकी सुदर्शन झील है उसका जो है जीर्णोद्धार करवाया, और सुदर्शन झील जो है बनवाई किसने थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने वह आपकी बनवाई थी। और अगर हम पार्थेन की बात करें तो पार्थेन में आप देखते हैं कि वो जो गोंडोफर्सिस, वो आपके इंपॉर्टेंट शासक थे। कुषाणों में आपको पता है कनिष्क, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपकी ज़्यादातर यहीं से आए। कनिष्क की भी अगर हम बात करें तो कनिष्क जो आपके कुषाण वाले थे उन्होंने भी यहीं शासन किया, जो आपका पश्चिम वाला एरिया यहाँ पे कनिष्क ने शासन किया। ठीक है, और ये आपके जो पार्थियन है इन्होंने भी यहीं किया। तो लगभग लगभग जो आपकी उत्तर पश्चिम वाली है, नॉर्थ वेस्ट वाली, वहाँ इन सभी ने शासन किया। इंडो ग्रीक लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आई। इंडो ग्रीक्स एंटर्ड इंडिया आफ्टर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन अराउंड सेकेंड सेंचुरी बीसी। अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ, आपका आक्रमण, आपको पता है कि 326 बीसी में। आपको पता है तो इसका युद्ध हुआ किससे, हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ। हाइडेस्पीच का किसके साथ, किसके साथ हुआ, पोरस के साथ हुआ। पिछली क्लास में हम शायद देख लिया ये, पोरस के साथ हुआ। ठीक, जेलम का युद्ध बोलते हैं जिसे। उसके बाद आपकी इंडो ग्रीक आई, लगभग आपकी जो सेकेंड सेंचुरी बीसी है उस टाइम पे। उनके बाद शक, पार्थियन और अंत में कनिष्क के नेतृत्व में कुषाण आए। दे वर फॉलोड बाय शका, पार्थियंस एंड फाइनली कुषाण अंडर कनिष्क। यानी कुषाण शासक भी थे, आपको बताया, जिसमें कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस और कनिष्क जैसे आपके इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिलते हैं। कनिष्क ने लगभग 78 ईस्वी के आसपास अपना शासन किया और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जो बुद्धिज्म है उसे इन्होंने प्रोटेक्शन दिया, संरक्षण दिया। ठीक है, आपको बताया कनिष्क ने की जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी कनिष्क की, पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर राजधानी थी, जिसे पेशावर बोलते हैं, पेशावर, है ना, पेशावर जो है वो राजधानी थी, पेशावर कनिष्क की। और कनिष्क जो है आपको पता है कि आपकी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसकी अध्यक्षता भी कनिष्क ने करी। मतलब अध्यक्षता आपको जो मतलब शासन था वो, बाकी अध्यक्षता तो आपको पता है वसुमित्र ने करी थी उस टाइम पे। अश्वघोष, वसुमित्र, उस टाइम आपको पता है कि काफ़ी बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के टाइम पे हुई थी, 72 आपकी एडी में, 72 एडी में। आपकी जो कौन सी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, फोर्थ आपकी जो परिषद है बुद्धिस्ट, है ना, बौद्ध परिषद, कहाँ पे हुई है, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। जो आपका कश्मीर है वहाँ पर, आज का कश्मीर, उसे कुंडलवन बोलते थे। बाकी किंग, उस टाइम किंग कौन था, तो कनिष्क था, जिसने संरक्षण दिया था। और अध्यक्षता जिसने इस परिषद की करी, अध्यक्षता वो कौन था आपका अध्यक्ष, तो वो था आपका वसुमित्र, है ना, वसुमित्र, वसुमित्रा। ठीक है, तो इस टाइम अध्यक्ष था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुप्त काल के सोने के सिक्कों को संदर्भित करता है, यानी कि जो आपके गोल्ड कॉइन थे गुप्त पीरियड में वो कौन से थे, क्या स्वर्ण थे, द्रह्म थे, दिनार थे या रूपक थे। तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। दिनार जो है गुप्त काल में जो आपके सोने के सिक्के थे उन्हें बोलते थे दिनार। रूपक कौन थे, फिर रूपक थे चांदी के सिक्के, यानी कि आपके सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स थे आपके, जिन्हें बोलते थे रूपक, सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के। ठीक है, चांदी सिक्के। बाकी अगर हम बात करें सिक्कों की, तो पहले हम देखते हैं तो दहलीवाल सिक्के किसने जारी किया, आपके दहलीवाल, दहलीवाल ये आपके किसने किया, इनकी दहलीवाल, तो ये किया आपने जो आपके तोमर शासक थे ना, जो अनंगपाल, नहीं तंवर शासक, सॉरी, तंवर शासक जो थे आपके दिल्ली के, अनंगपाल, तंवर, तोमर, आपको दो नाम देखने को मिलते हैं। उन्होंने जो आपके दिल्ली के अनंगपाल, तोमर, है ना, तोमर, उन्होंने की, अनंगपाल तोमर ने, जो आपके दिल्ली के तोमर डायनेस्टी के शासक थे, उन्होंने उन्होंने किए दहलीवाल। बाकी अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश ने कौन कौन से आपके सिक्के जारी किए, इल्तुतमिश ने, जो दिल्ली सल्तनत का आपका शासक था इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश ने आपको पता है कि एक तो आपका जो सिल्वर का किया था उसका क्या नाम था, सिल्वर के जो सिक्के थे, सिल्वर के, सिल्वर कॉइन्स का नाम क्या था, और एक आपके थे किसके, एक तो चांदी के थे और एक तांबा के से, आई थिंक, हाँ तांबा के थे ना, एक, हाँ एक तांबे के थे। तो किस किसने की, तांबा, चांदी और तांबा। तो आपका चांदी का जो था वो था आपका टंका, टंका, और जो आपका तांबे का था वो था जीतल। ये सिक्के जारी किए, जीतल, टंका और आपका जीतल, जीतल, तो ये इन्होंने जारी किए, ध्यान रखना, सिल्वर और आपका जो तांबे का टंका और जीतल, ये आपके किसने किए, इल्तुतमिश ने। ये आपके इंपॉर्टेंट कॉइन्स बनते हैं, इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, जो रोमन मुद्रा से प्रेरित थे, यानी कहाँ से इंस्पायर थे, रोमन करेंसी से। इन सिक्कों पर राजाओं को अश्वमेध जैसे अनुष्ठान करते दिखाया गया था। दीज कॉइन्स डिपिक्ट किंग्स परफॉर्मिंग अश्वमेधा एंड अदर रिचुअल। जो अश्वमेध यज्ञ होते थे ना, राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था, मतलब अपने राजा ने क्या किया, अपना अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ दिया। अब जो उस घोड़े को पकड़ेगा,
इसका मतलब उसने राजा के क्षेत्र का मतलब विरोध किया है, तो फिर उसे युद्ध करना पड़ता था राजा से कि हम तुम्हें चुनौती देते हैं, और अगर किसी ने नहीं पकड़ा तो जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वो क्षेत्र राजा का हो गया। तो वो घोड़े भी आपके ट्रेन होते थे, वरना अगर आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो पिछले जन्म में शायद घोड़े थे, उन्हें बोलते थे कि जा घोड़े अश्वमेध के लिए, वो घोड़ा जाके अपना चर चरा के घोड़ी के साथ 2 मिनट बातें कर ली और फिर सो गया। तो राजा का शासन कैसे बढ़ा, वो तो अस्तबल में जाके सो गया। तो घोड़े जो थे वो भी बढ़िया ट्रेन किए होते थे ना। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको पता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया जो है गुप्ता पीरियड को बोलते हैं, आपको पता ही है ये सारी चीजें। बिंबिसार के कौशल की राजकुमारी से विवाह का राजनीतिक महत्व क्या था? व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बिंबिसाराज मैरिज टू ए कोसलन प्रिंसेस? जो आपकी कौशल की राजकुमारी थी उससे विवाह का मेन कारण क्या था? क्या बौद्ध धर्म का प्रसार था? नहीं। कौशल के साथ शांति या दक्षिण भारत के व्यापार पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ साउथ इंडिया ट्रेड, या राजा पसनेदी का पतन यानी फॉल ऑफ किंग पसनेदी? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, पीस विद कौशल। कौशल उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट आपका एक शासन, आप देखते हो उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट आपका जनपद था, उस टाइम पे आपकी इंपॉर्टेंट इसकी एक हैसियत थी कौशल की, तो इसीलिए कौशल की राजकुमार से विवाह किया बिंबिसार ने शांति स्थापित करने के लिए, पीस के लिए। बिंबिसार जो आपका हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था, हर्यक वंश का, हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी जो इसका संस्थापक था, संस्थापक था, फाउंडर ऑफ हर्यका है ना, ऑफ हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, तो इसने हर्यक वंश की स्थापना करी थी। इसका जो आप टाइम पीरियड देखते हो वो कब से कब तक रहता है बिंबिसार का? तो बिंबिसार का टाइम पीरियड आपका करीब 544 से लेकर 492 के आसपास रहता है बीसी, यहाँ तक आपका रहता है। इनकी 544 से 492 बीसी तक इनका पीरियड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये बिंबिसार थे। बाकी इनके बाद आपको बताया कि अजातशत्रु बनेंगे इनके पुत्र। अजातशत्रु, इनका पुत्र जो था बिंबिसार का कौन था? अजातशत्रु था, अजातशत्रु, अजातशत्रु था। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? एक तो ये कि इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के लिए कुछ काम किया, लेकिन फिर जो पूरी तरीके से जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र को किसने बनाया? वो इसके बेटे उदयन ने बनाया। ध्यान रखना, अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, उसने कंप्लीटली जबकि कैपिटल है वो ट्रांसफर कर दी कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पहले कहाँ थी? गिरिवरे राजगृह में, है ना, जो राजगृह है पहले वहाँ थी, फिर वहाँ से आपकी जो पाटलिपुत्र ले गई। ठीक है, अजातशत्रु जो है इसने फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, आपकी जो पहली बौद्ध परिषद है, उसको जो है इसने आयोजित करवाया, पहली बौद्ध परिषद को, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को। ठीक है, कब हुई थी ये? तो ये उस टाइम हुई थी जब आपके जो भगवान बुद्ध है उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी जब मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 483 बीसी में। ठीक है, उस टाइम पे ये आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और कहाँ पे हुई थी ये? तो ये राजगृह में हुई थी, ध्यान रखना ना, राजगृह में, राजगृह में हुई थी। बाकी इस टाइम पे आपका जो राजगृह लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, राजगृह यहाँ पे हुई थी। और इस टाइम जो आपका अध्यक्षता करता है वो अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे अध्यक्ष इसका कौन होता है? पहली बौद्ध परिषद का अध्यक्ष, जो आपका चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वो कौन होता है यहाँ पे? तो वो होता है आपका महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्षता करता है इसकी, महाकश्यप। ठीक है, तो महाकश्यप जो है इसकी अध्यक्षता करता है। बिंबिसार ने कौशल राज्य से शांति स्थापित करने के लिए कौशल देव से विवाह किया कि भैया हमें शांति चाहिए। दहेज में काशी मिलने से मगध की आय और शक्ति में वृद्धि हुई। काशी वाज गिवन एज डाउरी इंक्रीजिंग मगध रेवेन्यू एंड इन्फ्लुएंस। देख रहे हो आजकल जैसे दहेज में लोग कहते हैं हमें फॉर्चुनर चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ओडी चाहिए, वो चाहिए। तो पहले क्या होता था? पहले ये दहेज में आपकी जो है राज्य देते थे। जैसे आपको पता है कि बिंबिसार को क्या मिला? काशी मिली। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब कार्नेलिया से विवाह किया तो उसे क्या क्या मिला? हालांकि वो दहेज में नहीं था, वो तो युद्ध के एवज में था, लेकिन फिर भी मिला ना। आपको पता है जैसे काबुल, कंधार, हेरात मिला। ठीक है, बिंबिसार ने ये हम टाइम पीरियड देख ही चुके हैं कि कब से कब तक शासन किया। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी? विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दंती दुर्गा इन द मिड एट द सेंचुरी? किसने करी थी वो? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश जो है उसकी स्थापना करी थी दंती दुर्ग ने, ध्यान रखना। करीब 750-56 के आसपास, ईस्वी के आसपास इन्होंने करी थी। ठीक है, प्रतिहार वंश में इंपॉर्टेंट शासक कौन कौन है आपके? इंपॉर्टेंट रूलर प्रतिहार वंश पे। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आपके तीनों है ना, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और जो आपकी प्रतिहार डायनेस्टी, ये तीनों ही थे जो आपके किस में रिलेटेड थे? ये आपके थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, ध्यान रखना ना, त्रिपक्षीय संघर्ष पे, त्रिपक्षीय संघर्ष, जो आपका ट्री पार्टी स्ट्रगल था ना, उसमें उसमें ये आपके तीनों ही उलझे हुए थे, ध्यान रखना। और ये किसके लिए था? कन्नौज के लिए था, कन्नौज को लेकर था ये, कन्नौज के लिए, उसके लिए था, कन्नौज के लिए कि भैया कन्नौज पे जो है अधिकार कौन करेगी। कन्नौज जो है उस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट आपका ट्रेड वगैरह के लिए स्थान था। तो ये तीनों उसमें आपके जुटे हुए थे। प्रतिहारों में आपको बताया कि जैसे इंपॉर्टेंट शासक की अगर हम बात करें तो एक तो नागभट्ट, नागभट्ट हो गए ना, मिहिर कुल हो गए, मिहिर भोज हो गए, सॉरी,
मिहिर कुल जो है वो तो आपको पता है कि उसके थे, हुणों के थे, तो मिहिर भोज हो गए, मिहिर भोज, ये आपके इंपॉर्टेंट शासक थे प्रतिहारों में। बाकी पाल वंश की अगर हम बात करें तो पाल वंश में इंपॉर्टेंट शासक कौन थे? पाल वंश में आपको पता है गोपाल ने तो इसकी स्थापना करी थी, गोपाल ने, गोपाल ने पाला सबको। सबको कौन पालती है? गाय पालती है, इसे क्या बोलते हैं? गो। तो गोपाल जो है उसने पाल वंश की स्थापना करी है ना, गोपाल ने, गोपाल ने, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट शासक धर्मपाल हो गए, देवपाल हो गए, तो इसमें इंपॉर्टेंट शासक देखने को मिलता है आपको। राष्ट्रकूटों में आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट शासक होते हैं, जैसे कृष्ण प्रथम वगैरह आपको देखते हैं आगे, गोविंद तृतीय, इसके इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं ना। जो आपका ये था राष्ट्रकूट, इनके कौन थे? इनके राष्ट्रकूटों के थे आपके, जैसे तो कृष्ण प्रथम, है ना, कृष्ण फर्स्ट, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय, ये आपके इंपॉर्टेंट रूलर थे राष्ट्रकूटों में, जिन्होंने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपना, आपको पता है कृष्ण प्रथम ने वो कैलाशनाथ मंदिर बनवाया एलोरा में, और गोविंद तृतीय ने काफ़ी इंपॉर्टेंट त्रिपाठी जो आपका स्ट्रगल है उसमें अपने योगदान दिया। अभी क्या है कि सीजीएल में एक आपका क्वेश्चन आया था, इन तीनों का राज्य क्षेत्र पूछ रखा था कि भैया इन्होंने जो आपका पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और जो प्रतिहार वंश है, इन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया था, वो दे रखा था आपको, सबका मिलान करना था ना, कि कौन किसने कहाँ कहाँ किया। तो देखो जो आपका पाल वंश है, इन्होंने कहाँ पे शासन किया, मैं आपको बता देता हूँ, मैप के माध्यम से बता रहा हूँ ना, मैप के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये इंडिया का मैप आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इन्होंने पूछ रखा था हमें, अलग अलग इन्होंने दे रखा था, फिर कहा कि मिलान करो। तो पालों ने कहाँ पे शासन किया? पाल वंश ने किया यहाँ पे, ये जो आपका बिहार बंगाल वाला क्षेत्र में, यहाँ पे किया पाल वंश ने, क्योंकि पाला डायनेस्टी है उसने, है ना, पाल वंश इन्होंने यहाँ पे किया। बात करें हम अगर प्रतिहार वंश की, तो इन्होंने कहाँ किया? इन्होंने किया जो आपका राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया ना, ये वाला, यहाँ पे जो शासन किया वो किया प्रतिहारों ने, प्रतिहार डायनेस्टी ने, ठीक है, प्रतिहारों ने, प्रतिहारा, उन्होंने यहाँ पे शासन किया। और अगर बात करें हम राष्ट्रकूटों की, तो राष्ट्रकूटों ने क्या, यहाँ पे जो दक्कन वाला आपका क्षेत्र है ना, ये वाला, यहाँ पे आपका जो शासन किया वो किया राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों ने, ध्यान रखना ना, राष्ट्रकूट। तो पूछ लेता है कहाँ कहाँ किया, तो पाल वंश ने क्या, आपको पता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, बंगाल वाला जो क्षेत्र है आपका वो बंगाल वाला। वहीं अगर हम बात करें प्रतिहारों की, तो प्रतिहारों ने जो आपका राजस्थान गुजरात वाला जो इलाका है वहाँ पे इन्होंने किया। राजपूतों ने आपका जो महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो इलाका है वहाँ पे, यानी कि आपका जो महाराष्ट्र और जो आपका कर्नाटक वाला जो आपका इलाका है वहाँ पे इन्होंने राष्ट्रकूटों ने शासन किया। बाकी चोल वंश आपको पता है कि चोल वंश है वो दक्षिण भारत के थे, चोल दक्षिण में इन्होंने शासन किया, आपको पता है। इनके बारे में तो विस्तार से हमें पढ़ना पड़ेगा कि ब्रजेश्वर मंदिर वगैरह चोलों ने बनाए, आपको पता है कि इसमें भी राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, जिन्होंने गंगई कौन चोल, अलग अलग इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम अगले सेट में देखेंगे जब ये आपका प्रश्न आएगा। बाकी पाल वंश में आपको पता है कि पालों ने आपकी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी भी बनवाई, जैसे विक्रमशिला वाली हो गई आपकी, है ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई, विक्रमशिला, ओदंतपुरी वाली हो गई आपकी, है ना, ओदंतपुरी वाली, तो ये इन्होंने बनवाई यूनिवर्सिटी ओदंतपुरी। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से। दंतीदुर्ग ने 8वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी। उसने क्षत्रिय वैधता प्राप्त करने के लिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था। ही परफॉर्म्ड द हिरण्यगर्भा रिचुअल टू क्लेम क्षत्रिय स्टेटस, कि भैया हमें क्षत्रिय, जो आपको पता है वैधता प्राप्त करने के लिए कि हम क्षत्रिय हैं, उन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया। राष्ट्रकूटों ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया, जो कैलाश टेम्पल है राष्ट्रकूटों ने वो बनवाया। ध्यान रखना ये एक ही चट्टान से आपका काट के बनाया गया है कैलाश मंदिर जो है वो। और किसने बनवाया ये? कृष्ण प्रथम ने, है ना, कृष्ण प्रथम, आपका जो कृष्ण फर्स्ट है उसने ये बनवाया आपका, कृष्ण फर्स्ट ने, ठीक है। आगे चलते हैं। किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया? तो कौन था वो? विच लोधी रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट हिज कैपिटल? तो वो सिकंदर लोधी था, जिसे आप निजाम शाह भी बोलते हैं। उसने 1504 में इसकी स्थापना करी और 1506 में इसे अपनी कैपिटल बनाया, यानी कि 1506 में। ध्यान रखना, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी को हम क्या क्या बोलते हैं? एकदम इसे निजाम शाह बोलते हैं, निजाम शाह के नाम से जानते हैं, निजाम शाह, ठीक है, निजाम शाह, इसका असली नाम निजाम शाह था, ठीक है, निजाम शाह था। और ये क्या करता था? ये क्या गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी, गुलरुखी नाम से, गुलरुखी नाम से ही लिखता था। बाकी इसके बारे में आपको पता है, इसने सिकंदरी गज चलाया था, सिकंदरी गज, सिकंदरी गज चलाया, सिकंदरी गज, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल बनती है यहाँ पे, सिकंदरी गज इसने चलाया था। बाकी इसने काफ़ी चीज़ों पे बैन भी लगाया था, जो पीर मजार थे वहाँ पे जाते थे, उन पे जो आपकी मुसलमान औरतें जो पीर बाबाओं के पास जाती थी उस पर इसने बैन लगाया था, सिकंदर लोधी ने, ध्यान रखना। दौलत खान लोधी कौन था? तो वो आपको पता है कि इब्राहिम लोधी का चाचा था, ठीक है। और बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखें तो बहलोल लोधी वंश जो है वो पहला, एक तो अफगान वंश था, आपको पता है कि लोधी जो है अफगान थे। कौन थे? अफगान। दिल्ली सल्तनत का ये पहला और अंतिम अफगान वंश था, ध्यान रखना, अफगान थे ये। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो 1451 में,
यानी कि 1451 में आपका जो बहलोल लोधी है उसने लोधी वंश की स्थापना करी, बहलोल लोधी ने। और दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन किया वो रूलर बहलोल लोधी था। कब से कब तक किया इसने? आपका 1451 से 1489 तक, इस तक आपका जो बहलोल लोधी है उसने अपनी रूल किया जाना। और अगर पूरे भारत का पूछ ले कि पूरे भारत में सबसे लॉन्ग टाइम तक किसने रूल किया, तो वो बिम्बिसार ने किया, जिसके बारे में पीछे हम देख के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहलोल लोधी के बारे में ने किया। और इसका बेटा था सिकंदर लोधी निजाम शाह, जो आपका शासक बना आपका 1489 में। और फिर ये कब तक रहा आपका? ये आपका 1517 तक, 1517 तक। फिर आपका आता है इब्राहिम लोधी, जो आपका कब से कब तक रहता है? 1517 से लेकर 1526 तक, 1526 तक ये इसका शासन रहता है, पीरियड रहता है। और फिर आपको पता है पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर द्वारा मारा जाता है। तो सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना करी और इसे अपनी राजधानी बनाया। 1504 में जो है आगरा की स्थापना करी, फाउंड किया, और कैपिटल इसे बाद में 1506 में इसने कैपिटल बनाया, ध्यान रखना 1506 में, 15 बाद में 1500 और 0 में। बाद में अकबर और शाहजहाँ के काल में आगरा मुगल साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया। आपको पता है कि फिर आगे जब देखेंगे मुगल टाइम में, तो आपका जो अकबर के टाइम और शाहजहाँ के टाइम आगरा जो है मेजर आपकी मुगल सिटी बन गया, ध्यान रखना ना। आपको पता है ये चीज़ें। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश गैरिसन को बाहर निकाल दिया था? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड नाना साहेब एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? तो कहाँ पे निकाला था गैरिसन को बाहर? कहाँ से नाना साहेब ने नेतृत्व किया था? तो नाना साहब ने किया कानपुर में। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट। ठीक है, दिल्ली में आपको पता है कि बहादुर शाह जफर है ना, बहादुर शाह जफर, जफर, ठीक है, और घोष खान। लखनऊ में आपको पता है कि बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, हजरत महल उन्होंने किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके रहते। झांसी में आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया। वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनकी पेंशन लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत बंद कर दी गई थी। ही वॉज द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, हुज पेंशन वाज स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिश अंडर डलहौजीज पॉलिसी। तो आपको पता है कि जब पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिट्ठूर भेजा था पेंशन पे, तो फिर उनकी पेंशन बंद कर दी आपकी जो ये है इनकी डलहौजी ने। इन्होंने फिर विद्रोह किया, नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित किया और कानपुर में समानांतर शासन स्थापित किया, यानी कि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन इन कानपुर, ये इन्होंने बनाया। और डिक्लेयर हिमसेल्फ द पेशवा। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने, और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। मेरठ में 1857 के विद्रोह का प्रारंभिक केंद्र था। 8 अप्रैल 1857 को आपको पता है मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी मंगल पांडे जी को, है ना, फांसी मंगल पांडे जी को। ठीक, बाकी हाँ एक वो दर्शन वाला था ना, वो कौन सा क्वेश्चन था? 1 मिनट वो देखते हैं कहाँ पे गया वो। पीछे पीछे, और पीछे और पीछे। हाँ ये, यहाँ पे जो षड दर्शन है ना उसमें आप एक वैशेषिक ऐड कर लेना, वैशेषिक उसकी करी थी आपकी जो कणाद है उन्होंने, वैशेषिक की, वैशेषिक दर्शन, षड दर्शन में ना वैशेषिक की कणाद ने करी थी, ध्यान रखना, कणाद ने उन्होंने करी थी, वेदांत नहीं, आपका वैशेषिक ध्यान रखना, वैशेषिक कणाद ने करी थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मंतगिनी हाजरा को उनके किस योगदान के लिए जाना जाता है? तो आपकी मंतगिनी हाजरा, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में? तो उनका था कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें याद किया जाता है। हर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। इन्होंने क्या किया, जो आपका झंडा लहराया था, झंडा लेकर चल रही थी रैली में, तो इन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था आपका? तो 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942 को, है ना, 1942 को। मंतगिनी हाजरा एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपना जीवन बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया उनकी अपनी लाइफ को क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। वह तिरंगा लेकर एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, तभी उन्हें गोली मार दी गई। शी वाज शॉट डेड व्हाइल लीडिंग ए पीसफुल प्रोसेशन कैरिंग द इंडियन ट्राई कलर। तो उन्हें गोली मार दी गई जब वो शांतिपूर्ण जुलूस में तिरंगा लेकर चल रही थी। उन्हें गांधीवादी विचारों के कारण गांधी बुड्ढी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से वो उन्हें जानते हैं, पॉपुलर है वो गांधी बुड्ढी के नाम से, क्योंकि वो एक गांधीयन प्रिंसिपल जो है उन्हें फॉलो करती थी। ठीक है, वे बंगाल के तामलुक क्षेत्र से थी। वो कहाँ से बिलोंग करती थी? तामलुक रीजन ऑफ बंगाल। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। और अरुणा आसफ अली का क्या इसमें योगदान था? अरुणा आसफ अली,
उनका क्या योगदान था इसमें? उन्होंने क्या किया, ग्वालियर टैंक में तिरंगा फहराया था, जानते हैं, ग्वालियर टैंक पर तिरंगा फहराया था, तिरंगा, ये तिरंगा फहराया। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट इसमें योगदान था। बाकी आपको पता है कि गांधी जी, नेहरू को तो उठा लिया था ब्रिटिशर्स ने, कैद कर लिया था। बापू ने इस टाइम एक नारा भी दिया था ना, बापू ने क्या नारा दिया था इस बार? बापू ने नारा दिया था यहाँ पे, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था। वो क्या था वो नारा? वो नारा था, करो या मरो, डू या डाई, डू और डाई, सॉरी, करो या मरो, डू और डाई। बापू ने कहा इस बार तो आर या पार, डू और डाई, देयर इज नथिंग। ठीक है, बापू ने कहा कि बेटे इस बार आर की पार कर ही दी जाएगी, देखते हैं कि कौन आता है बीच में। तो बापू यहाँ पे हिंसक, थोड़ी आप मान सकते हो इसे। बापू ने कहा कि इस बार कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। हिंसक नहीं, बापू ने कहा कि इस बार या तो भारत आज़ाद होगा या फिर हम मर जाएंगे, करो या मरो। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता कौन थे? हु वाज द ट्राइबल लीडर दैट लेड द कोल रिवोल्ट इन छोटा नागपुर? और कब हुआ था ये आपका? 1831 में और 32 में, 1831-32 में। तो किसने किया था आपका कोल विद्रोह, जो आपके झारखंड में छोटा नागपुर बिहार में, वो विद्रोह का नेतृत्व? तो वो कोल विद्रोह किया था बुद्धू भगत ने, ऑप्शन सी, बुद्धू भगत ने। बात करें तिलका मांझी की, तो इन्हें फर्स्ट आदिवासी क्रांतिकारी मानते हैं आपका, प्रथम आदिवासी क्रांतिकारी, आपके लीडर, आदिवासी आपके जो क्रांतिकारी है ना, जो शहीद हुए, क्रांतिकारी लीडर। ठीक है, ये ट्राइबल आपके रिवोल्ट इन्होंने आपको बताया काफ़ी उठाया। और इन्हें जो है कब किया इन्होंने? प्रथम विद्रोह भी बोलते हैं, प्रथम आदिवासी विद्रोह भी, यानी फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट कब हुआ? ट्राइबल रिवोल्ट जो हुआ आपका इन्हीं के नेतृत्व में, आपका 1784 में, 1784 में। और 1785 में तिलका मांझी साहब को फांसी लगा दी गई, फांसी, ठीक, फांसी। बात करें सिद्धू मुर्मू की, तो आपको बताया कि सिद्धू और कानू दो भाई थे, सिद्धू और कानू। इन्होंने किया आपका संथाल विद्रोह, संथाल रिवोल्ट है ना, संथाल विद्रोह, संथाल रिवोल्ट, ठीक। और कब हुआ ये संथाल विद्रोह? तो ये आपका 1856-57 की बात है, 1856-57 की बात है, उस टाइम इन्होंने किया। बात करें बिरसा मुंडा की, तो आपको पता है कि ये तो काफ़ी आपके प्रसिद्ध झारखंड के, इन्होंने आपको बताया धरती आबा के नाम से नहीं जानते हैं, धरती आबा, यानी कि धरती पिता, है ना? धरती आबा के नाम से नहीं जानते हैं, धरती आबा कहते हैं इन्हें। ठीक है, इस नाम से नहीं जाना जाता, धरती आबा के नाम से, बिरसा मुंडा साहब को। और इन्होंने 1899, 1900 के आसपास इन्हें, आपको पता है इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 1899 और 1900 के आसपास, ठीक है, बिरसा मुंडा जी को। और ये आदिवासियों के प्रमुख नेता माने जाते हैं। उल्गियान विद्रोह आपको बताया कि इनके द्वारा किया गया था, बिरसा मुंडा साहब के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी सिद्धू मुर्मू, बुद्धू भगत और तिलका मांझी, तो इसमें आप करेक्ट कौन सा होगा? बुद्धू भगत होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बुद्धू भगत 1831-32 के दौरान छोटे नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता थे। और द रिवोल्ट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मनीलैंडर्स एंड आउटसाइडर्स, जो आपके महाजन थे और बाहरी लोग थे, जो आपके पैसा देते थे ना जमीन के नाम पर, उन सभी के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ, जो ये पैसा लूट रहे थे जमीन पे, अत्यधिक कर लगा रहे थे, तो उसके खिलाफ ये विद्रोह था। बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया 1899 में और 1900 में, है ना। तो इस टाइम इन्होंने किया बिरसा मुंडा जी ने। सिद्धू मुर्मू ने संथाल विद्रोह का, आपको बताया, 1855-56 का नेतृत्व किया। 1955-56 कर लेना इसको, क्या बताया मैंने? इसको 55-6 कर लेना, ठीक, 6 कर लेना, एक साल का अंतर है इसमें, ठीक, 6 है यहाँ पे। और तिलका मांझी ने 1784 में प्रारंभिक विद्रोह का नेतृत्व किया। तिलका मांझी लेड एन अर्ली रिवोल्ट इन 1784, जिस टाइम आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसी टाइम की ये बात है। हालांकि उससे रिलेटेड नहीं था ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि टाइम पीरियड आपको लिंक करके चलते रहना है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से कौन किन राज्यों पर लागू होती है? द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन इसका एक करेक्ट हुआ, इसका असम और त्रिपुरा। कौन कौन आते हैं इसमें छठी अनुसूची में, सिक्स शेड्यूल में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इसमें आते हैं। जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ के, ट्राइबल एरिया, वहाँ ये आपकी लागू होती है। ये क्या होता है इसमें? ये सहायक जिला परिषदों को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स विद लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स, कि आप अपनी खुद की जो यहाँ पे है ना जिला परिषद जो है, आपकी जो सभाएं, वो विधायक, कार्यकारी, न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करती हैं, कि आप खुद अपना वहाँ बना सकते हैं। सारा जो सिस्टम है, आप खुद कानून बना के वहाँ उन चीज़ों में, जो जिलों में है, सभाएं, जिला परिषदों में, वहीं चला सकते हैं, यानी अपने जो एक ट्राइबल हेरिटेज है, कल्चर है, उन्हें उससे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए।
द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर, लैंड एंड सेल्फ गवर्नेंस। इसका उद्देश्य जनजाति संस्कृति, भूमि और स्वशासन की रक्षा करना है कि भाई आदिवासी जो है इन जिलों में अपना जो जिले में आते हैं उन जिलों में अपनी जो जनजातीय क्षेत्र है वहीं अपनी बना सकते हैं काउंसिल वगैरह, वह अपने अलग कानून बना सकते हैं, इन्हें अलाउ है। नागालैंड को अनुच्छेद 371 एक के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है, छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है, ध्यान रखना। तो नागालैंड को किसके तहत स्पेशल प्रोटेक्शन है? तो आर्टिकल 371 ए के तहत। किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा यानी कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो वो आर्टिकल आपको पता ही है, पिछली क्लास में था ये तो, 343 अनुच्छेद 343 में। 51 में क्या है? आर्टिकल 351 में तो वो हिंदी का जो विकास है उसके लिए है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, आप जिसे बोल सकते हो विकास, संवर्धन, हिंदी का विकास उससे रिलेटेड है। बाकी आपका जो आर्टिकल 352 है वो नेशनल इमरजेंसी से है, नेशनल इमरजेंसी से, ठीक है, उससे इमरजेंसी से है। और आपका जो आर्टिकल 360 है वो आपको बताया कि वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात से। अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के माध्यम से अंग्रेजी को हिंदी के साथ जारी रखा गया। इंग्लिश वॉज अलाउड टू कंटिन्यू अलोंगसाइड हिंदी थ्रू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो पूछ सकता है राजभाषा अधिनियम 1963 का इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। संविधान सभा ने भाषाई संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवस्था की थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडोप्टेड दिस प्रोविजन टू एंश्योर लिंग्विस्टिक बैलेंस, कि भैया भाषा में सभी को अपने नेतृत्व मिले और लड़ाई ना हो इसके लिए। बाकी आपका है प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, आपका आर्टिकल 351 जो है प्रमोट करता है किसको? डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। बाकी धन विधेयक, ये प्रमाणित करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? हु हैज द फाइनल पावर टू सर्टिफाई वेदर ए बिल इज ए मनी बिल? तो वो आपका किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, ध्यान रखना ना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बाकी आपके एक दो क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में रिपीट हो गए, आगे से हम नहीं करेंगे, आगे से हम आपकी प्योर क्वेश्चन रखेंगे, मतलब पिछले क्लास का एक भी नहीं रखेंगे, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष आपको पता है कि अंतिम अथॉरिटी होती है उसके पास वो, कि भैया कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। ये निर्णय बाध्यकारी होता है और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि भैया आप ऐसे कैसे कर रहे हो, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष करता है भाई, उसकी मर्जी। और कहाँ है आपका ये मनी बिल वाला जो प्रावधान है, इसमें है ये आर्टिकल 110 में, 110 में, ठीक है। ये प्रावधान वित्तीय मामलों में लोकसभा की सर्वोच्चता को मजबूत करता है। दिस प्रोविजन स्ट्रेंथन्स द सुप्रीमेसी ऑफ द लोकसभा ओवर फाइनेंशियल मैटर, कि भैया इन मामलों में जो है मनी बिल वालों में राज्यसभा के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। राज्यसभा को क्या होता है 14 दिनों में इसे वापस या तो सिफारिश दे के भेज दो, और अगर नहीं भेजेंगे तो अपने आप वो पास हो जाएगा, और सिफारिश से भी माने या ना माने ये लोकसभा पे डिपेंड करता है। आधार अधिनियम मामले में धन विधेयक को लेकर विवाद हुआ था। मनी बिल कंट्रोवर्सी अरोज इन आधार एक्ट केस 2018। तो आधार आपका अधिनियम था 2018 वाला, उसमें आपका ये धन विधेयक को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। किस अधिनियम ने कंपनी के नागरिक और सैन्य मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की शुरुआत की? विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी? कि भाई आपके जो नागरिक मामले होंगे और जो सैन्य मामले होंगे उसके लिए नियंत्रण बोर्ड, तो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला जो है उसने, ध्यान रखना ऑप्शन बी, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बात करें चार्ट एक्ट 1800 आपकी 13 वाली, 1813 वाली, तो इसमें क्या था? एक तो इसमें आपको बताया कि जो आपकी ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई मशीनरीज उनका प्रवेश हुआ भारत में, ईसाई मशीनरीज, है ना, मिशनरीज का, सॉरी मिशनरीज, जहाँ की ईसाई मिशनरीज जो है उनका, उन्होंने भारत में प्रवेश किया, यानी कि धार्मिक शिक्षा के लिए प्रचार करना इंडिया में इन्होंने अलाउड किया। तो ईसाई मिशनरी का प्रवेश आपका इसके तहत हुआ था, ध्यान रखना, 1813 के तहत, 1813 वाले के तहत। और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ था आपको बताया कि वो हटा दिया था, ब्रिटिश जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे हटा दिया था, और पूरा जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया था। बाकी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको होता है 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया, है ना, गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजनीतिक मामलों की निगरानी के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ताकि आपकी जो सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर है उनका पूरा मैनेजमेंट के लिए। इस बोर्ड में ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते थे, जिसमें कंपनी का शासन संसद के अधीन हो गया। द बोर्ड कंसिस्टेड ऑफ 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन, मेकिंग कंपनी रूल सबॉर्डिनेट टू पार्लियामेंट। तो ये जो आपका कंपनी था ना उसका जो शासन है वो संसद के अधीन हो गया। क्यों? क्योंकि 6 सदस्य थे जो आपको पता है कि ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करती थी। तो वोटिंग जो होती थी आपको पता है कि उसमें इनका बहुमत रहता था, और ये किसके अंडर रहते थे? ये अंडर आपको पता है कि
ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल इन्हें लगाती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, उसके पास पावर आ गया पूरा। इस अधिनियम ने भारत में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की। दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन इंडिया। बाकी अगर मोटे तौर पर अगर देखें तो ड्यूअल गवर्नमेंट वाला वो आपको प्रांतों की अगर हम बात करें तो वो आपका 1990 वाला था ना। प्रांतों में अगर द्वैत शासन की बात करें, प्रांतों में द्वैत शासन तो आपका कब आया था? 1919 का आपका जो 1990 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला था ना, वो उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उसमें आया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन। रेगुलेटिंग एक्ट ने जो आपका 1773 में था, बंगाल के गवर्नर जनरल पद को बनाया, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। इसमें आपको पता है कि फर्स्ट कौन बने? फर्स्ट जो बना वो वॉरेन हेस्टिंग था, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स था। ठीक है, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। बाकी इसने एक जो आपका बंगाल है वहाँ पे एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च न्यायालय बनाया है वहाँ पे एक, है ना, न्यायालय बनाया। और फर्स्ट उसके कौन थे? उसके चीफ जस्टिस, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे उसके? फर्स्ट मुख्य यानी चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे आपके एलिजा इम्पे। वो थे एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे वो थे वहाँ पे। चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया। चार्टर एक्ट 1813 एंडेड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली। पहले क्या था कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1813 का एक्ट पारित किया और कहा कि नहीं, अब अलग जो आपकी कंपनी है यूरोपीय वो भी कर सकती है। आपकी जो डच वगैरह जो भी सब वो इसमें कर सकते हैं, आपकी जो मोनोपोली है खत्म करते हैं। लेकिन आपकी जो टी और जो आपका है तो चाय का व्यापार, एक चाइना के साथ जो व्यापार था, चाइना वाला और एक चाय वाला, इस पे अभी भी इनकी मोनोपोली थी। ये कब हटाई गई आपकी? तो 1833 में हटाई गई, है ना। 1833 में इसे भी हटा दिया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 ने कंपनी शासन का पूर्ण अंत कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंडेड कंपनी रूल कंप्लीटली। और इसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद था वो भी हटा दिया और वाइसराय का पद आया। वाइसराय का पद आया। और जो फर्स्ट वाइसराय था वो कौन था? फर्स्ट था आपका लॉर्ड कैनिंग, है ना, कैनिंग। उसे आपका फर्स्ट वाइसराय बनाया गया। इस संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विथ आर्म्ड रिबेलियन फॉर नेशनल इमरजेंसी। वह वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसने आपकी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसे आर्म्ड रिबेलियन से बदल दिया? वो था आपका 44th अमेंडमेंट। कब पारित हुआ था ये? 1978 में। अब हुआ क्या था, 1975 में यानी 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया ना। 1975 में आपका आपातकाल इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? आपका जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे वो कौन था? प्रेसिडेंट कौन था वो था आपके फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद थे। अली अहमद, अहमद है ना, अहमद थे। तो उस टाइम पे क्या है, इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया। किस शब्द के आधार पर? कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि भैया आंतरिक गड़बड़ी है, इस शब्द का उपयोग करते हुए आपातकाल लगा दिया। और हुआ क्या था उस टाइम पे? आपको पता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ काफ़ी ऐसे बयान उठे थे कि इन्होंने जो है वोटिंग में घपला किया जीतने के लिए। और जो आपके काफ़ी सारे जो नेता हैं उन्होंने रामलीला मैदान में आपको पता है कि धरना वगैरह दिया। तो काफ़ी ये बड़े विद्रोह की आकांक्षा थी सरकार को गिराने की। तो इसलिए इन्होंने आपातकाल लगा दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे। उसके बाद क्या आपको पता है, 1978 में आती है जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी देसाई आपका प्रधानमंत्री बनता है। उस टाइम पे जो है ये पारित करता है आपका 44th अमेंडमेंट। उसमें ये क्या करते हैं, जो चीज़ें एक तो आपका टू वाला जो अमेंडमेंट था ना, 42nd वाला, ये आपका 1976 वाला, इसमें जो चीज़ें थी उन जो इंदिरा गांधी ने इस टाइम करी थी आपातकाल के टाइम, उसे बदलने के लिए, उन चीज़ों को चेंज करने के लिए ये लेके आते हैं 44th वाला अमेंडमेंट। इसमें एक ये भी चेंज करते हैं ये कि भाई आप जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे आपने जो लगाया ना ये आपने नेशनल इमरजेंसी, आज के बाद अगर आर्म्ड रिबेलियन होता है यानी सशस्त्र विद्रोह होता है तभी ये आप लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। कि भैया शस्त्र लेकर कोई आ गया ना विद्रोह करने, गोलियां चला रहा है, तब आप इमरजेंसी लगा सकते हो। वरना अगर बिना शस्त्रों के अगर ये कर रहे हैं तो आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर नहीं कर सकते आपातकाल घोषित। तो इसलिए आपका जो है, आपका जो 44th वाला अमेंडमेंट था 1978 में जो जनता पार्टी लेकर आई थी, उसमें ये नाम चेंज कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। ठीक है, और इस आपका जो था ये, इसमें और क्या चीज़ें थी 1978 का जो आपका 44th वाला अमेंडमेंट था, आपका जो आपका था ना राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या था आपका? राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। ये आपका पहले एक फंडामेंटल राइट था ना, संपत्ति का अधिकार। पहले ये क्या था? फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। इसे इन्होंने डाल दिया कहाँ पर? कानूनी अधिकार बना दिया।
लीगल राइट बना दिया ना, कानूनी अधिकार बना दिया इसे, कानूनी अधिकार, लीगल राइट। और किसके तहत बनाया लीगल राइट? आपका जो आर्टिकल कौन सा था, इसमें डाला इसे आर्टिकल 300M, ठीक है, 300M इसे डाल दिया, लीगल राइट बना दिया और इसमें इसे डाल दिया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को, पहले ही आपका फंडामेंटल राइट था, पहले आपका क्या था ये, पहले आपका फंडामेंटल राइट था, FR, ठीक है। बात करें आपका 52 वाला अमेंडमेंट जो है, ये आपको पता है कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1985 में, 1985 में हुआ था। पता है आपको 10th शेड्यूल आपकी जोड़ी गई थी इसमें, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल अनुसूची। और उसमें आपको पता है दल बदल की बातें हैं, दल बदल, दल बदल विरोधी, है ना, दल बदल विरोध, ठीक है, वो इसमें है। बाकी बात करें हम 61st वाले की, तो ये आपका 1988 में आपका पारित हुआ, पारित टाइम आपका पास हुआ, और लागू आपका इफेक्टिव कब से हुआ, 1989 में आपका ये लागू हुआ, है ना, इफेक्टिव, इफेक्टिव कब से हुआ ये, ठीक है, इस टाइम हुआ, ठीक है, इफेक्टिव हुआ 1989 में मार्च में। फिफ्थ आपका जो 61st वाला अमेंडमेंट है, 61वां संशोधन 1989, इसमें क्या था, इसमें भैया जो वोटिंग की एज है ना, वो इन्होंने 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, 18 वर्ष जो आपकी वोटिंग की एज है। पहले क्या है कि भाई इंडिया में जो है वो आपका 21 वर्ष से ऊपर के लोग ही वोट डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अब 18 वर्ष से ऊपर के जो आपके हैं वो सब वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका 61st वाला अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। बाकी आंतरिक शांति वाला हम पढ़ चुके हैं, आपातकाल वाला भी हम पढ़ चुके हैं पीछे, और आपका 352 जो आपको पता है कि आपका नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आपका जो 42nd वाला अमेंडमेंट है 1976 वाला, आपातकाल के दौरान केंद्र की शक्तियों को बढ़ाता है। यानी कि इसने क्या किया था, जो 1976 में 1976 में इन्होंने जो 42 वाला अमेंडमेंट किया था ना, इसमें क्या किया था इंदिरा गांधी ने, जो आपका सेंटर है उसकी पावर को काफ़ी बढ़ा दिया था। इसलिए और काफ़ी मतलब बड़ी चीज़ें इसमें मतलब चेंज की गई थी, काफ़ी मतलब बड़े लेवल पे की गई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, लघु संविधान। नेक्स्ट है, भारत में कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, विच फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन इंडिया। तो ये आपका आर्टिकल 21 जो लाइफ वाला है वो विदेशियों के लिए नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप विदेशियों को मार दोगे और वो बोलेंगे कि नहीं, अरे तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार तो भारतीयों को है भाई, तो ये तो नहीं है, गलत बात है ये तो आपका गलत हो गया। आर्टिकल 20 दो सिद्धि वाला, कन्विक्शन वाला, कि भी आप जो आप दो सिद्धि का अवसर मिलता है वो भी फॉरेनर्स के लिए है, ये भी आपकी सही बात है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, आर्टिकल 15 और 19, ये विदेशियों के लिए नहीं है। 19 में क्या आपको पता है, जैसे अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं कि भारत में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, सारा सब कुछ, तो वो विदेशी हर जगह नहीं कर सकते इंडिया में। आर्टिकल 15 में क्या है, आपको पता है कि जो एक तो भाई किसी के साथ धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ इसमें है कि भाई आपके जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दबे हुए हैं, और जो आपकी महिलाएं हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अफ्रीका का आदमी आएगा और बोलेगा कि भाई मैं अफ्रीका में तो है ना, मैं छोटी जाति का हूँ अफ्रीका में, तो मुझे भी आरक्षण दो, ऐसा तो नहीं होगा भाई। यह जो है केवल इंडिया के लिए है, आर्टिकल 15 जो है आपका असम समानता वाला, ध्यान रखना ना। अनुच्छेद 15 और 19 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं है। 15 में क्या आपका आपको पता है कि एक तो धर्म, लिंग व नस्ल के आधार पर आपका जो जेंडर है ना, रिलीजन, और आपका जो रेस है ना, नस्ल, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं, यानी कि आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और एक इसमें जो रिजर्वेशन है वो भी दिया गया है ना, रिजर्वेशन भी इसमें दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण जो आपके दबे हुए हैं उनके लिए, दबे जो आपके छोटे, जी आपको बताया जिन्होंने काफ़ी संघर्ष झेला है, जो अभी आर्थिक रूप से काफ़ी छोटे वर्ग हैं, जिन्होंने उतना पैसा नहीं कमाया है, उनके लिए अनुच्छेद 21 जो है आपका आर्टिकल 21। बाकी अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, 19 की, तो आपको पता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, हाँ स्वतंत्रता, तो इससे रिलेटेड है स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। और बात करें आर्टिकल 21 की, जीवन का अधिकार की, तो नागरिकों, ठीक है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। और आर्टिकल 20 भी जो है विदेशियों को भी मनमानी सजा से बचाता है, ये उन्हें भी सुरक्षा देता है, कि यह नहीं कि आप कोई भी मनमानी पनिशमेंट उन्हें फॉरेनर्स को दे दोगे, नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, तो वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपका जो भाग 4 है, भाग 4 यानी कि पार्ट 4, है ना, पार्ट 4 में है ये आपके, पार्ट 4 में। और उसमें कहाँ से कहाँ तक, आपका जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक,
यहाँ तक आपको देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ये, आपको पता है, एक तो लिबरल आपको होते हैं, उदारवादी होते हैं, गांधीवादी होते हैं और समाजवादी होते हैं। ये 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, गांधीयन, सोशलिस्ट और आपके लिबरल, 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं ये। कनाडा से हमने आपको पता कि अवशिष्ट शक्तियाँ ले रखी हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। और हमने जो आपका फेडरल सिस्टम है यानी संघवाद वहाँ से ले रखा है, संघवाद है ना, संघ का जो सिस्टम है वहाँ से हमने ले रखा है। अमेरिका से हम पहले भी देख चुके हैं कि तुमने न्यायिक पुनरावलोकन ले रखा है हमने यहाँ से, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन ये हमने यहाँ से ले रखा है। और हमने क्या ले रखा है यहाँ से, बाकी काफ़ी चीज़ें हमने यूके जो आपकी यूएसए वहाँ से ले रखी है, जैसे आपका एक तुमने ले रखा है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हमने यहाँ से ले रखे हैं, राइट्स ले रखे हैं यहाँ से। और हमने क्या ले रखे हैं यहाँ से, और हमने यूएसए से आपको पता है कि प्रेसिडेंट ले चुका है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट होती है वो भी हमने ले रखी है यहाँ से, महाभियोग भी, इम्पीचमेंट वो भी हमने ले रखा है। और आपका उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट वो भी हमने यहाँ से लिया है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो भी, प्रेसिडेंट। बाकी यूके, यूके से भी हमने काफ़ी चीज़ें ली। एक तो हमने संसदीय सिस्टम हमने यहाँ से यूके से लिया है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने यहाँ से लिया है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था ले रखी है हमने यहाँ से। बाकी हमने यहाँ से क्या ले रखा है, आपको पता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने यहाँ से ले रखा है, और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ आपको पता है हमने अमेरिका से ले रखा है। तो चीज़ें, समान संरक्षण हमने अमेरिका से, और समानता राज्य के सामने जो है हमने यूके से ले रखा है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं, और इसका उद्देश्य जो है डीपीएसपी का क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना भारत में। दे एम टू स्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि भाई लोग जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है मजबूत हों, भारत में सभी को समान संसाधन मिले। डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, प्रशासन के लिए अनिवार्य है। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस, गवर्नेंस, यानी कि ऐसा नहीं है, आप जो आपके फंडामेंटल राइट है उनके लिए आप न्यायालय जा सकते हो, वो आपके जस्टिसेबल है, ध्यान रखना, वहाँ वो आपको कोर्ट लागू करेगा उन्हें, लेकिन डीपीएसपी नहीं। फंडामेंटल राइट जो आपको वो जस्टिसेबल है, ध्यान रखना, है ना, फंडामेंटल राइट है, एफआर है, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से हमने लिए हैं, और संसदीय प्रणाली जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया है। 1956 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी की मुख्य भूमिका क्या है? वॉट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, established in 1956? तो क्या था वो, व्यापार को विनियमित करना, रेगुलेट ट्रेड। तो विश्वविद्यालय का व्यापार से क्या संबंध भाई? औद्योगिक नीतियों का प्रबंधन, अच्छा, मैनेज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो ये क्या क्या बकरे हो, ये विश्वविद्यालय वाले औद्योगिक नीतियों से क्या करेंगे भाई? चुनाव कराना। ये फिर भी आप देख सकते हो कि भाई हाँ कॉलेज में, लेकिन पूरे स्तर पे ये इलेक्शन थोड़ी कराएंगे, ये इनका काम थोड़ी है। ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि उच्च शिक्षा की देखरेख और वित्त पोषण, ओवरसी एंड फाइनेंस हायर एजुकेशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत हुई थी, और इसका जो मेन आपका रोल था, मुख्य कार्य था, वो उच्च शिक्षा के मानकों की देखरेख और वित्त पोषण है। इट्स मेन रोल इज मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स एंड फंडिंग हायर एजुकेशन, कि भाई जो आपकी उच्च शिक्षा होती है ना, हायर एजुकेशन, उसके लिए फंड देना, है ना, और उसके जो स्टैंडर्ड है उन्हें मेंटेन करना, कि भाई आपके जो क्या हम स्टैंडर्ड रखते हैं, क्या मानक रखते हैं। यूजीसी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करता है, स्कूलों या चुनाव को नहीं। या आपकी यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करता है यूजीसी, स्कूल और इलेक्शन को नहीं करता है। यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कयाल के क्षेत्र की एक अनूठी भौगोलिक विशेषता है, द कयाल्स बैक वाटर्स आर यूनिक जोग्राफिकल फीचर ऑफ विच रीजन। तो ये कहाँ का है, ये केरला का है, खासतौर से केरला में आपको पता है मालाबार तट पाया जाता है ना, मालाबार कोस्ट केरला में, ये आपकी देखने को मिलता है ज़्यादातर केरला में, केरल में, हाँ, वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है ये। क्यों? क्योंकि एक तो ये होती क्या है बैक वाटर, वहाँ क्या रहता है कि पानी जो एकदम मतलब शांत रहता है, आगे पीछे नहीं जा रहा होता ना, एकदम सिंपल शांत सा रहता है यहाँ पे। कयाल बोलते हैं, बैक वाटर बोलते हैं उसको। कोरोमंडल तट जो आपका ये कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु, पीएन में, तमिलनाडु प्लस, और आपका जो आंध्र प्रदेश वाला जो है थोड़ा बहुत, आंध्र प्रदेश वहाँ पे, ठीक है। मैं बात करूँ उत्तरी सरकार तट की, तो ये कहाँ पे उत्तरी सरकार, ये आपका आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, है ना, उड़ीसा यहाँ पे। और कोंकण तट की अगर हम बात करें तो गोवा और महाराष्ट्र, है ना, एमएच प्लस गोवा। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट, ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट तट है। बाकी केरला में है आपकी कयाल, और यहाँ अगर हम बात करें तो जो आपकी बैक वाटर्स हैं उसमें से एक आपको नाम देखने को मिलता है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड, वेम्बनाड झील, ठीक है, वेम्बनाड, ठीक है। ये आपकी जो भारत की सबसे लंबी झील है, ध्यान रखना ना, भारत की सबसे लंबी झील, लॉन्गेस्ट, है ना, लेक है इंडिया की, भारत की सबसे लंबी झील, लंबी झील है, एशिया की भी है, सबसे लंबी झील है ना, लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, लेक। कितनी है इसकी लंबाई? तो 96 किलोमीटर के आसपास है इसकी, है ना, 96 किलोमीटर के आसपास है वेमनाथ झील, ठीक है।
कयाल जो है केरल के मालाबार तट पर पाई जाने वाली उथली लेगून है, यानी कि कयाल्स आर शेलो लेगून्स फाउंड अलोंग द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। वेम्बनाथ कयाल भारत की सबसे बड़ी बैकवाटर है। वेम्बनाथ कयाल इज द लार्जेस्ट बैकवाटर इन इंडिया। ये आंतरिक जल परिवहन और मत्स्य पालन में सहायक है। दे सपोर्ट इनलैंड नेविगेशन एंड फिशिंग। ठीक है, तो ये आपकी फिशिंग और जो आपकी इनलैंड नेविगेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आप जो ये जल परिवहन होता है ना, जो उसमें केरल में आप देखते हो बोट में आप बैठ के घूमते हो ना, वहाँ वो फिशिंग भी करते हैं फिशरमैन, तो उनके लिए आपकी हेल्पफुल रहती है। बाकी यहीं पे आपको पता है कि जो पंचीमेदा पुण्यमेदा करके एक झील है, वहाँ पे आपकी क्या होती है, नेहरू जो आपकी ट्रॉफी है ना, वल्लामकल्ली नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वाली, वल्लामकल्ली नेहरू ट्रॉफी है ना, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वाली है ना, जो बोट रेस होती है यहाँ पे बोट रेस। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, केरला में होती है ये वल्लामकल्ली वाली, केरल में। नेहरू जी गए थे यहाँ पहले टाइम, तब से ये आपकी चल रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए रडार आधारित प्रणाली में कौन सी पहल शामिल है? विच इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स ए रडार बेस्ड सिस्टम फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? तो पहले आपका प्रोजेक्ट मौसम, ये तो नहीं है आपका प्रोजेक्ट मौसम, जो है आपका 2014 में लॉन्च किया गया था ना, 2014 में लॉन्च किया था। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड संस्कृति मंत्रालय ने किया था। किस लिए किया था ये? जो आपका इंडियन ओशन है ना, उसके लिए। इंडियन ओशन जो आपका हिंद महासागर, उससे रिलेटेड आपके जो महासागर भारत में जो आपकी चीज़ें हैं, उन्हें पूरा एक तरीके से मतलब बेहतरीन करने के लिए और जो आपके दुरुपयोग है उसे कम करने के लिए। तटीय निगरानी रडार प्रणाली समझौता ज्ञापन, कोस्टल सर्विलेंस रडार सिस्टम एमओयू, तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन भी, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच समुद्री शक्ति जागरूकता के लिए है ना, सर्विलेंस वाला। सागर पे जो है ये आपकी 2015 में आई, सागर इनिशिएटिव 2015 में। ठीक है, ये आपका जो है, ये जो आपके हिंद महासागर वाले जो देश है ना आसपास के लिए, ये उन्हीं के लिए, ये भी इंडियन ओशन के लिए है आपका, इंडियन ओशन के लिए, ओशन के लिए, ये भी हिंद महासागर के लिए। इसमें भी आपके देश शामिल है काफ़ी सारे। ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल भी इसी के लिए है, चारों इसी के लिए, हिंद महासागर के लिए ही है। लेकिन ये आपका जो है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है समुद्री के लिए, ये आपका तटीय निगरानी रडार प्रणाली समझौता ज्ञापन है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि भाई जो यहाँ के हिंद महासागर के जो संसाधन हैं, जो यहाँ के हमें मिलते हैं ना, जो सारे रिसोर्सेज, उनका दुरुपयोग नहीं करना है। अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो फिर आपको बताया कि ये जो प्रकृति है हमारी, जो नेचर है वो नष्ट हो जाएगी। नेचर कैसा होता है, पानी कैसा होता है ब्लू। तो ब्लू इकोनॉमी हमें इसे मेंटेन करके रखना। आज ब्लू है पानी, हाँ, दिल भी शानी शानी, तो ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल उससे रिलेटेड है, ध्यान। भारत और बांग्लादेश ने रडार आधारित समुद्री निगरानी के लिए समझौता किया। इंडियन बांग्लादेश साइंड एन एमओयू और रडार बेस्ड मैरीटाइम सर्विलेंस की भी हम ध्यान रखेंगे समुद्र में। ये प्रणाली तटीय सुरक्षा और तस्करी विरोधी कार्यों को मजबूत करती है। द सिस्टम इम्प्रूव्स कोस्टल सिक्योरिटी एंड एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस। ये तो है नहीं कि कोई, अब इससे हम क्या, रडार से हम ध्यान रखेंगे ना कि भाई कोई तस्कर जो है पानी के थ्रू, जो आपके स्मगलर हैं, वो ड्रग्स बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो वो जाते हैं, तो रडार की तरह हम देख लेते हैं, फिर हमारे जाते हैं, सारे कोस्ट गार्ड वाले बोलते हैं, "ए, रुक रुक, पकड़ पकड़", है ना, तो वो फिर भागता है। तो इसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट है तटीय सुरक्षा के लिए भी, है ना। ये भारत के क्षेत्रीय समुद्री सहयोग का हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ इंडियाज रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर का कौन सा द्वीप राष्ट्र सबसे छोटा है? विच इंडियन ओशन आइसलैंड नेशन इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया? तो आपका मालदीव है, है ना। ये आपकी जो प्रवाल भित्ति है उनसे बना हुआ है, आपका भारत के दक्षिण में है ये। भू क्षेत्रफल के आधार पर मालदीव हिंद महासागर का सबसे छोटा राष्ट्र है, यानी कि आपका जो मालदीव है इज द स्मॉलेस्ट इंडियन ओशन नेशन बाय लैंड। ये आपका जो है 26 प्रवाल एटोल से बना है। इट कंसिस्ट ऑफ 26 कोरल एटल्स, जो आपके प्रवाल होते हैं ना उससे। इसकी राजधानी माले है, कैपिटल इज माले। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आईयूसीएन रेड लिस्ट में किस श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट? जो आपका आईयूसीएन है, यानी कि इंटरनेशनल आपकी जो यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके लिए आपका जो रेड लिस्ट होती है उसकी, उसमें क्या होता है कि जो सारे आपके गंभीर रूप से आपके जो होते हैं ना, लुप्त प्राय वाले और लुप्त प्राय वाले सभी को उसमें आपका इंक्लूड करते हैं कि कौन कौन जो है अभी खतरा है इन पे। ठीक है, तो वो रेड लिस्ट होती है आपकी, इसमें सारे ऐड करता है। ठीक है, तो आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसे आप गोडावन भी बोलते हैं ना, गोडावन, गोडावन, गोडावन। ठीक है, ये क्या आपका, ये आपका जो राजस्थान का भी स्टेट बर्ड है, ध्यान रखना, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, बर्ड ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपकी किस में सूचित है? तो ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय, यानी क्रिटिकली एंडंगर्ड में आपकी है ये, है ना। भैया बहुत ही आपका जो क्रिटिकली एंडंगर्ड, यानी कि ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ये बहुत नज़दीक है पूरा लुप्त होने के। और कौन सा है इसके साथ साथ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ साथ? घड़ियाल है आपका, घड़ियाल, जो चंबल में पाए जाते हैं ना आपके,
घड़ियाल वो भी हैं, घड़ियाल वो भी अभी लुप्त होने की कगार पे हैं। तो ये आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड गाइड में आते हैं ना, जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय घोषित किया है। GIB इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN। इसकी जनसंख्या 150 से भी कम है। इट्स पॉपुलेशन इज फ्यूअर देन 150 बर्ड्स। यानी कि आपको जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो 150 से भी कम बचे हैं। बिजली की लाइनें इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। पावर लाइन्स आर द बिगेस्ट थ्रेट टू GIB। वायुमंडल की किस परत में बादल और तूफान जैसी मौसम की घटनाएं होती है? विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द फिनोमेना ऑफ वेदर लाइक क्लाउड्स और स्टॉर्म्स? तो किसमें होती है वो? आपकी जो सौर मंडल है उसमें, यानी जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है उसमें। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो सारी आपकी तूफान बादल की जो सारी मौसमी घटनाएं वो वही बात करूँ। अगर बात करें स्फीयर की यानी कि समताप मंडल की, तो उसमें आपका क्या होता है? एक तो उसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर वो इसमें आपको देखने को मिलती है। ओजोन परत जो आपकी पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, ओजोन परत। आपके जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए बेहतरीन है आपका चलने के लिए। वायुयान इसी में उड़ते हैं, वायुयान, क्योंकि यहाँ कोई उतनी मतलब मौसमी घटनाएं नहीं होती। वायुयान इसी में उड़ता है समताप मंडल में। सौर मंडल जो है आपको यहाँ पे आपकी सारी घटनाएं, मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है। सौर मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है। ऑल वेदर इवेंट्स ओकर इन दिस लेयर। यानी कि आपके जो तूफान वगैरह सब आते हैं वो इसी में आते हैं। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट हेयर। जितनी ऊंचाई उसी के साथ आपका तापमान घटता है। इसका उल्टा होता है समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या तापमान बढ़ता है? समताप मंडल में तापमान बढ़ता है ना, बढ़ता है, बढ़ता है तापमान, इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड? कि भैया इनमें से कौन सा जो आपका मांग के नियम का अपवाद है? अब इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है। देखो वैसे तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अगर आपको डिटेल में पढ़नी इकोनॉमिक्स तो मैंने वन शॉट करा रखी है, वो जाके देख लेना आप। ठीक है। तो मांग का नियम क्या होता है कि भैया जब प्राइस आपका इंक्रीज होता है ना, जब यानी जनरली जब हमारा प्राइस जो है वो अगर इंक्रीज होता है, प्राइस यानी कि आपके दाम बढ़ते हैं, रुपये के जो है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ती है ना, पैसा बढ़ता है किसी चीज़ का, तो आपकी जो डिमांड है वो घट जाती है ना। डिमांड जो है आपकी मांग जो है वो घट जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, पहले मान लो आपका दूध आ रहा था 40 रुपये किलो, ठीक है, 40 रुपये लीटर, सॉरी किलो में क्या मान लो दूध आ रहा था आपका 40 रुपये लीटर, ठीक है। अब एक घर वाला है, एक घर है जो आपका मान लो 5 किलो दूध ले रहे थे, ठीक है, 5 किलो ले रहे थे। अब आपका जो दूध है उसका पैसा बढ़ गया है ना लीटर पे। मान लो पहले 40 रुपये लीटर था, अब वो हो गया आपका 60 रुपये लीटर। तब वो अपनी डिमांड कम करेंगे ना। अब ये तो है नहीं कि भैया वो अपना वही मतलब 5 लीटर लेते रहेंगे। वो 5 लीटर नहीं लेंगे, वो 3 लीटर के आसपास कर देंगे, क्योंकि उनका जो बजट है ना वो इतना ही है। बजट वो अपना मतलब पैसा फिक्स कर रखेंगे भैया। मान लो कि हमने 200 रुपये में हमें दूध लेना है, कि भैया हमें 200 रुपये का दूध लेना है। अब आपकी जो प्राइस बढ़े या घटे, हम अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम अपनी डिमांड नीचे कर लेंगे। तो वो वाली बात है। मांग का नियम ये कहता है कि जब आपकी प्राइस बढ़ता है ना तो डिमांड घटती है, वहीं अगर आपका प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। ये आपका सिंपल इसका रूल है। अगर प्राइस घटेगी तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। ये इसका सिंपल सा फंडा है। यानी कि मान लो कोई चीज़ पहले आपकी महंगी थी, अब सस्ती हो गई है, तो लोग ज़्यादा लूट पड़ेंगे कि अरे अरे इतना मैं लूँगा, है ना। मान लो पहले आपकी कोई चीज़ थी, कोई भी आपका कोई आइटम ले लो, पहले वो आपका थोड़ा महंगा था, मान लो वो 1000 रुपये का था, अब वो हो रहा है 700 रुपये का। तो पहले जहाँ उसे 500 लोग खरीद रहे थे ना, अब उसे 2000 लोग खरीदेंगे कि अरे सस्ता हो गया, लूट लो लूट लो। तो वो वाला सीन होता है। लेकिन इसका एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। वो क्या होता है आपका? वो है आपका गिफेन वस्तुएं। ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा, गिफेन गुड्स। ये क्या होती है? इसमें भले ही आपका प्राइस बढ़ जाए तब भी डिमांड बढ़ती है। गिफेन वस्तुएं वो होती है जिसमें आपका प्राइस बढ़ भी रहा है ना तो भी डिमांड बढ़ेगी। आप बोलोगे कि ये क्या सीन है, ये क्या लोचा है? तो देखो बात ये है अक्सर कि मान लो आपके चावल के दाम बढ़ गए, ठीक है, दाम बढ़ गए, लेकिन एक परिवार जो है वो उसके पीछे ज़्यादा खर्चा करेगा। वो पहले जो चीज़ें खरीद रहा था ना उन्हें शौक के तौर पे छोड़ देगा, वो चावल को और खरीदेगा। क्यों क्यों खरीदेगा? क्योंकि ये उसकी मेन चीज़ है, ये तो उसे खानी ही पड़ेंगी। तो जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है ना वो उसे खरीदनी ही पड़ती है, चाहे प्राइस बढ़ जाए फिर भी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोगों को वो चीज़ खरीदनी होती है। एक एग्जांपल से समझो, एक आदमी है, एक आदमी, ठीक है, वो अपना क्या है, वो अपना रोज उसका मान लो 1000 रुपये का उसका बजट है, 1000 रुपये का बजट है उसका। अब उसमें से वो क्या करता है, वो करता है कि मान लो 500 रुपये का है ना, 500 रुपये का जो चावल खरीदता है, बाकी जो 500 बचे हैं उसमें वो अपने सेब वगैरह जो आपके जो सारे वो फ्रूट्स वगैरह वो खरीद लेता है ना शौक के तौर पर, ठीक है। अब आपके जो चावल है ना, चावल का दाम बढ़ गया। मान लो चावल पहले है ना 200 का आ रहा था, अब आपका चावल आ गया 400 का या 600 का हो गया।
तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका बजट डगमगाएगा, क्योंकि उसे चावल तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसका मेन खाने का है। तो जहाँ वो पहले 500 का चावल ले रहा था और 500 के अपने फ्रूट वगैरह ले रहा था ना, अब वो क्या करेगा, अब वो है ना 800 का लेगा आपका चावल, और फ्रूट पे जो आपके 300 का ही लेगा, वो 200 रुपये कम कर देगा। तो इससे क्या है कि आपके अगर गिफ एंड गुड्स वो होती हैं, जब आपकी प्राइस बढ़ता भी है ना तो भी डिमांड बढ़ती है, वो होती है आपकी गिफ एंड गुड। बात करें नॉर्मल गुड्स की, सामान्य वस्तु, तो आपको पता ही है वही होती है। सामान्य वस्तु वो होती है जिसमें प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड घट जाती है, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है, वो आपकी है नॉर्मल गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती है, स्थानापन्न वस्तुएं। ये होती है आपकी जैसे चाय या कॉफ़ी हो गई, एक दूसरे को मतलब ये सब्स्टिट्यूट कर देती हैं। कि मान लो अगर चाय की ज़्यादा पैसे बढ़ गए, उसका रेट बढ़ गया, तो लोग कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, अगर कॉफ़ी की रेट बढ़ गई तो लोग चाय पीना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट जो होती है एक दूसरे की। वही बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे हमारे नहीं बोलते कि पति और पत्नी दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं, पत्नी अर्धांगिनी होती है, तो वो दोनों पूरक होते हैं। ठीक है, वैसे आपकी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तु है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका मान लो कार और पेट्रोल हो गया है ना, डीजल वगैरह हो गया, तो आपका ये सीन रहता है इसमें, कार और वो आपका हो गया। अब इसमें क्या है, आपका कार और पेट्रोल मान के चलते हैं हम। अब ये क्या होता है कि अगर इसमें एक चीज़ की अगर आपका पैसा बढ़ेगा ना, तो दूसरी चीज़ की डिमांड अपने आप घट जाएगी। क्योंकि मान लो अगर कार का आपका पैसा बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, तो पेट्रोल का थोड़ा सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम लोग खरीद रहे हैं। वहीं अगर आपका पेट्रोल का पैसा बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो लोग कार कम खरीदेंगे, बोलेंगे क्या कार खरीद लें, फिर इतना साला ये कौन करे, इसका सारा इतना मैनेज कौन करेगा, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे पेट्रोल का। तो ये आपकी पूरक वस्तु होती है। तो इसका जो डिमांड, आपका जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है वो कौन सा है, वो गिफ एंड गुड्स है ना, इसका एक्सेप्शन है गिफ एंड गुड्स, ध्यान रखना। अपवाद, गिफन वस्तुओं की मांग कीमत बढ़ने पर भी बढ़ जाती है। गिफन गुड्स शोज राइजिंग डिमांड इवन व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड। ये मांग के नियम का उल्लंघन करता है, उसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है ना। उदाहरण, अकाल के समय सस्ता खाद्य पदार्थ, इंफीरियर स्टेपल फूड ड्यूरिंग फेमिन। तो उस टाइम आपको क्या है कि खाद्य पदार्थ जो है ना वो बढ़ जाता है, अकाल के टाइम पे भी लोगों को खरीदना पड़ता है। फिलिप्स कर्व किन दो कारकों के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है, द फिलिप कर्व रिप्रेजेंट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन विच टू फैक्टर्स। तो किन दो के बीच ये व्युत्क्रम संबंध दर्शाता है, तो फिलिप कर्व आपका दर्शाता है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, ये बताता है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी, यानी कि जितनी महंगाई ज़्यादा होगी उतनी बेरोजगारी कम होगी। ये बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर आपकी महंगाई ज़्यादा होगी ना, महंगाई ज़्यादा कब होती है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं ना, तो दाम बढ़ जाते हैं, तो अपने आप महंगाई हो जाती है। तो जब महंगाई ज़्यादा होती है कब होती है, जब आपकी डिमांड हाई रहती है ना, तब आपकी महंगाई होती है। तो डिमांड हाई रहती है तो आपको पता है कि उसे पूरा करने के लिए लोग भी तो चाहिए। अब एक दुकान वाला है भाई, मान लो वो पहले डेली का है ना अपना, मान लो 50 किलो अपना सेब बेच रहा है ना, अब डिमांड बढ़ी, अब वो 100 किलो सेब बेच रहा है। तो अब इतना वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो बोल रहा है कि अकेला आदमी क्या क्या करे भाई। तो वो अपने लिए एक अपने साथ में एक आदमी रख लेगा, बोलेगा भाई मैं तेरे को महीने का 10,000 दूंगा, मेरी दुकान पे काम करेगा, वो बोलेगा ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका जो रोजगार है वो क्रिएट हुआ, है ना, इससे आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। तो ये बोलता है कि आपकी इन्फ्लेशन अगर हाई है, आपका जो फिलिप्स कर्व बोलता है, इन्फ्लेशन अगर हाई होती है ना, अगर वो आपकी ज़्यादा होती है, तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होएगी, ये इसका लॉजिक है। यानी कि आपकी जो बेरोजगारी है वो कम होती है, ठीक है, ये इसका लॉजिक है। ठीक है, ये इसका लॉजिक है, अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि एक इसका अपवाद होता है, वो स्टेगफ्लेशन वाला, वो अलग बात है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपकी महंगाई भी बढ़ जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। वो होता है बहुत ही खराब स्थिति आ जाती है ना, जब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चल जाती है तब आता है, बाकी वो उतना नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, है ना। फिलिप्स कर्व बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंध दर्शाता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इसे 1958 में ए डब्ल्यू फिलिप्स ने प्रस्तावित किया था, उन्होंने इसे प्रपोज किया था। दीर्घकालिक फिलिप्स कर्व ऊर्ध्वाधर होता है, लॉन्ग रन फिलिप कर्व इज वर्टिकल, क्योंकि उसमें आपको पता है वो जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, सरकार की राजस्व प्राप्तियां पुनर्भुगतान के संबंध में किस विशेषता को दर्शाती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कैरी विच कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग रीपेमेंट। तो वो क्या है, आपकी जो राजस्व प्राप्ति होती है उनमें वे चुकाने का दायित्व बनाती हैं। दे क्रिएट ए लाइबिलिटी टू रीपे, नहीं, उन पर पुनर्भुगतान का कोई बोझ नहीं होता। दे कैरी नो बर्डन ऑफ रीपेमेंट, बिल्कुल। अब जैसे आपका राजस्व प्राप्ति है, रिवेन्यू, अब गवर्नमेंट कहाँ से कलेक्ट करती है, मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्ट कर दिया टैक्स, है ना, मान लो जीएसटी वगैरह, तो ये सारा गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। अब ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट आपको वापस देगी कि अरे मैंने आपके बिस्कुट पे जो 1 रुपये का टैक्स लिया था ना आपसे, वो ये लो मैं आपको वापस दे रहा हूँ, नहीं, वो पुनर्भुगतान नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, है ना। वे उन पर पुनर्भुगतान का कोई बोझ नहीं होता है, दे कैरी नो बर्डन ऑफ रीपेमेंट, ध्यान रखना। राजस्व प्राप्ति या पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं बनाती, रेवेन्यू रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट रीपेमेंट लायबिलिटी। उदाहरण, कर और गैर राजस्व कर, एग्जाम्पल इंक्लूडेड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो ये गवर्नमेंट वापस थोड़ी देगी, ये सरकार के नियमित खर्चे को पूरा करती है। दे फंड रूटीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का जो डेली का जो खर्चा था ना नियमित आपका, वो इन्हीं से चलता है।
भारत में लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वॉज द लीड बैंक स्कीम लॉन्च इन इंडिया? अब देखो, लीडर लीडर कौन होता है? आपका जो लीडर होता है वो लीड करने वाला वही होता है ना भाई, जो 69 में विजित होकर आता है, यानी कि जो विजेता होकर आता है, उसे सारे करतब करना आता है उल्टे सीधे, वो सब कुछ कर सकता है, तो आपका लीडर होता है। तो लीड बैंक योजना आपकी कब आई थी? तो आपकी कब शुरू की गई थी? तो 1969 में। और उसी टाइम आपको बताया कि इंदिरा गांधी जी ने आपकी 14 बैंक जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंकों का, है ना, नेशनलाइजेशन किया था, नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन किया था, ठीक है, नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, राष्ट्रीयकरण किया था 14 बैंकों का, ठीक है। और 1980 में कितनों का किया था? 6 बैंकों का। 1980 में आपकी 6 बैंकों का और कर दिया आपका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। मतलब इनमें क्या क्या किया इन्होंने? उन्हें आपका जो है सार्वजनिक जो है सेक्टर उसमें ले लिया, यानी गवर्नमेंट ने अपना उसमें शेयर बढ़ा दिया और उन्हें सरकारी बैंक बना दिया, आप ऐसा समझ सकते हो ना, उसमें अपने जो शेयर हैं वो बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, नेशनलाइजेशन कर दिया उनका। लीड बैंक योजना 1969 में शुरू की गई। ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद शुरू हुई। इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। प्रत्येक जिले को एक लीड बैंक सौंपा जाता है। ईच डिस्ट्रिक्ट इज असाइंड ए लीड बैंक। ठीक है, आपका हर एक जिला है उसे लीड बैंक सौंपा जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में भूमि सुधार किन दो राज्यों में सबसे सफल रहे? लैंड रिफॉर्म्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वर मोस्ट सक्सेसफुल इन विच टू स्टेट? तो कहाँ रहे भाई जो भूमि सुधार किए गए थे ना आपके स्वतंत्रता के बाद, कि भैया जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे आपकी ज़मीनें ली गई और जो छोटे मोटे आदमी या किसान हैं उन्हें बांटी गई ज़मीनें, स्वामित्व उन्हें सौंपा गया। तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी सक्सेसफुल रही? या पंजाब और हरियाणा, यूपी और बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल, या गुजरात और महाराष्ट्र? तो देखो, सुधार तो कर दिया लेकिन सफल कहाँ रहती है? जहाँ लोग जागरूक होते हैं, जहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, है ना। तो ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है? वो केरल की है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, केरल एंड वेस्ट बंगाल। वहाँ आपका ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। केरला और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार सबसे सफल रहे। केरला एंड वेस्ट बंगाल अचीव्ड मेजर सक्सेस इन लैंड रिफॉर्म्स। उन्होंने अपना सुधार जो है सबसे ज़्यादा दिखाया। ऑपरेशन बर्गा ने पश्चिम बंगाल में किराएदारों के अधिकार सुनिश्चित किए। ऑपरेशन बर्गा एंश्योर्ड टेनेंसी राइट्स इन वेस्ट बंगाल। किराएदारों को उनके जो अधिकार है वो दिलाए गए ऑपरेशन बर्गा ने। केरल ने जमींदारी व्यवस्था को प्रभावी रूप से समाप्त किया। केरला अबोलिश्ड लैंडलॉर्डिज्म, जो आपका लैंडलॉर्डिज्म सिस्टम था उसे इन्होंने इफेक्टिवली समाप्त कर दिया, अबोलिश कर दिया ना, खत्म कर दिया। जो आपके लैंडलॉर्ड होते थे ना, जमींदार, आपको पता है कि उनके नीचे बेचारे गरीब किसान उनकी खेती पे अपना सारा करते थे, और जो आपकी खेती थी वो करते किसान थे, लेकिन उसका जो सारा आता था ना आपको, वो जमींदारों के पास था, क्योंकि सारा आपका उसका मालिकाना हक था, जो मालिकियत थी वो जमींदारों की थी, है ना। तो केरला ने इसे लगभग लगभग आपका इफेक्टिवली खत्म कर दिया। नो इंती ईयर, है ना, तो नो जमींदार ईयर। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे लंबी अवधि की होती है? विच फेज ऑफ म्योटिक सेल डिवीजन हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? तो वो कौन सी होती है? मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, या टेलोफेज फर्स्ट? तो इसमें प्रोफेज वाली जो है फर्स्ट वाली वो आपकी सबसे ज़्यादा होती है। प्रोफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन का सबसे लंबा चरण है ना, ये लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ म्योसिस से ध्यान रखना। अर्धसूत्री विभाजन होता है ना कोशिका में, उसका। समानांतर गुणसूत्र युग्मन में जुड़ते हैं इसमें आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, पेयर अप इन सिंथेसिस, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर यही होता है जिसमें जिससे आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स है इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इससे क्या क्रॉसिंग ओवर होता है? तो आनुवंशिक विविधता बढ़ती है, अलग अलग जीन आपके जो जीन्स हैं वो मिलते हैं ना, तो उससे डाइवर्सिटी बढ़ती है आपकी। मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, और आपकी जो टेलोफेज फर्स्ट, ये तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। ये आपके, अगर हम प्रोफेज फर्स्ट इनका अगर कंपेरिजन करें तो ये सारे उनसे कम अवधि के होते हैं ना, कंपेरेटिवली शॉर्टर होते हैं। वो आपका प्रोफेज फर्स्ट जो है उसका लॉन्गेस्ट चरण होता है इसमें अर्धसूत्री में, है ना। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के किस हिस्से का संश्लेषण को रोकता है? पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ विच बैक्टीरियल पार्ट? तो किसे रोकता है भाई वो? डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को, या कोशिका भित्ति को? तो इसका ऑप्शन ए होगा, शेल वॉल, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया की जो शेल वॉल होती है ना उसको बनने से रोकता है। तो इससे क्या है कि वो जल्दी से आपका बैक्टीरिया फट जाता है। तो पेनिसिलिन क्या है? योद्धा है, जो बैक्टीरिया को कहता है कि जल्दी वहां से हटो, हट तो रे, है ना। आगे आप समझ गए होंगे, समझदार हैं आप। तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के लिए शत्रु है। बैक्टीरिया बोलता भी है कि इतने चाहने वालों की भीड़ में कौन मेरा दुश्मन आया है? तो वो दुश्मन कौन है? वो पेनिसिलिन है, जो सामने से वॉर करता है अपने ना। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है। पेनिसिलिन इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ये उसे बढ़ने से रोकता है कि अरे कैसे बढ़ रहे हो, यहाँ रुक जा। कोशिका भित्ति के बिना बैक्टीरिया फटकर मर जाते हैं। विदाउट ए सेल वॉल बैक्टीरिया अंडरगो लाइसिस एंड डाई। उसकी याद में, कोशिका भित्ति की याद में बैक्टीरिया फट के मर जाते कि अरे तुम तो आई नहीं, है ना। तो अगर वो आई नहीं तो बैक्टीरिया जो है तड़प तड़प के मर जाते हैं कि बेवफा निकली कोशिका भित्ति। पर उसे क्या पता कोशिका भित्ति बेवफा नहीं है।
उसका जो बाप है उसकी सगाई उसने कहीं और करा दी, और बाप को है ना वो पेनिसिलिन है उसने समाप्ति कर दिया कोशिका भित्ति को, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के बिना बैक्टीरिया फट के मर जाते हैं। ये उसको रोकता है, पेनिसिलिन जो है कोशिका भित्ति को बढ़ने से रोकता है, ये रुक जाओ, ठीक है। तो इससे बैक्टीरिया फट के मर जाएगा। डीएनए संश्लेषण अवरोधक आपका कौन सा है, वो आपका क्विनोलोन्स है ना, ध्यान रखना, क्विनोलोन्स है, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स उसमें क्विनोलोन्स आता है आपका। प्रोटीन संश्लेषण अवरोधक कौन सा आपका, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आपके जो टेट्रासाइक्लिन है ये इसमें आते हैं। पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा के खिलाफ असर नहीं करता कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण। पेनिसिलिन इज इनफेक्टिव अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा नो सेल वॉल। अब माइकोप्लाज्मा बच जाता है, क्यों, क्योंकि कोशिका भित्ति उसमें होती नहीं है, तो पेनिसिलिन मारेगा क्या। सिंपल सी बात है भाई। पेनिसिलिन जो है, अब मान लो कि पेनिसिलिन जो है वो, अगर हम माने कि पेनिसिलिन एक बाप है जो अपनी बेटी जबरदस्ती उसका कहीं विवाह कर देता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा के खिलाफ वो असर नहीं करता है, क्यों, क्योंकि बेटी जो है वो आदमियों में है ही नहीं, वो स्त्रियों में आकर्षित है ना, वो दूसरे टाइप का है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है वो माइकोप्लाज्मा के खिलाफ असर नहीं करता, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं है, सेल वॉल ही नहीं है। तो आप उसे मारोगे कैसे, तुम उस आदमी का दिल कैसे तोड़ोगे जिसके अंदर दिल ही नहीं है। वाह क्या बात कह दी। तो वो वाला यहाँ पे सीन होता है। सरसों और आर्जेमोन के पौधों में आमतौर पर किस प्रकार का बीजांडन्यास देखा जाता है। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मस्टर्ड एंड एगिमन प्लांट्स। तो जो आपके होते हैं इसमें कौन कौन से आपके देखने को मिलते हैं, पार्श्वीय, आधारभूत, अक्षीय, मुक्त केंद्रीय, ये आपको बताना है। एक मिनट, शायद क्वेश्चन छूट गया क्या यहाँ पे, 33 वाला कहाँ गया। मेरे को लगता है एक क्वेश्चन रह गया आपका ना, वो अगली क्लास में ऐड कर लेंगे है ना। एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई मसला तो नहीं है आपको, एक सक्सेस की कुंजी दे दूं, कोई असला तो नहीं, मतलब कोई बात नहीं है, आपको सफलता मिलेगी जरूर, आपको इसी तरह मेहनत करते रहना, ठीक है। बीजांड अंडाशय की आंतरिक दीवार में विकसित होते हैं। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। उदाहरण सरसों, अर्जुमन, मस्टर्ड, अर्जुमन। आधारभूत बीजांडन्यास हो जाता है एक बीजांड आधारित पर, जैसे सूरजमुखी, यानी कि बेसल आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो सिंगल ओवल एट द वेस्ट, यानी कि आपका जो सनफ्लावर है सूरजमुखी वो एक बीजांड के आधार पर होता है। अक्षय बीजांड विन्यास में होता है आपका जो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, बीजांड केंद्रीय स्तंभ पर, ओवल्स ऑन सेंट्रल वॉल, जो आपका टमाटर में देखने को मिलता है आपको। और एक आपका होता है मुक्त केंद्रीय, फ्री सेंट्रल, बीजांड जो है केंद्रीय अक्ष पर बिना विभाजन के, ओवल्स ऑन सेंट्रल एक्सिस विदाउट सेप्टा। तो वो आपका होता है डाइंथसन, उसमें आपको देखने को मिलता है डाइंथस में, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टीआईआर केवल तभी हो सकता है जब प्रकाश यात्रा करता है। टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन कैन ओकर ओनली व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो कहाँ से कहाँ जाता है तब होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन से विरल माध्यम में जाता है आपका प्रकाश, तभी तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन बी, डेंसर टू रेयर मीडियम, है ना, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। टीआईआर occurs when light passes from a denser to a rarer medium। घटना कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल। तो आपका जो क्रांतिक कोण होता है, जो क्रिटिकल एंगल होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए आपका घटना को, है ना, इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो विरल सघन माध्यम से नहीं हो सकता। कैन नॉट occur फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्या आपका जो टीआईआर है वो ऐसे नहीं हो सकता, सघन से विरल ही जाना पड़ेगा। फाइबर ऑप्टिक्स और प्रिज्म में उपयोग होता है, यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स एंड प्रिज्म, आपका जो टीआईआर है ना। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी के किस संत ने की थी। द सत्रिया क्लासिकल डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच 15th सेंचुरी सेंट। तो कहाँ से किसने करी थी, तो शंकरदेव जी ने करी थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और कहाँ का है सत्रिया आपका, असम का, है ना, असम, असम का। असम के अभी सीएम कौन है ये बताएंगे आप, सीएम कौन है ये आप बताएं, ठीक है। असम से आपकी ये उत्पत्ति हुई है सत्रिया की 15वीं शताब्दी में। जो आपके वैष्णव मठ थे, शंकरदेव आपको पता है उनसे रिलेटेड थे। वैष्णव जो आपकी मोनेस्ट्रीज थी, जो विष्णु को मानते, वैष्णव मठ से ही आपके उत्पन्न हुआ ये आपका सत्रिया। ये आपका लेटेस्ट सबसे जो है आपका जो क्लासिकल डांस है यही है, आठवां, है ना, आठवां आपका शास्त्रीय नृत्य यही है, 8वें नंबर का आठवां। कब बना था ये आपका शास्त्रीय नृत्य, ये आपका सन 2000 में, 2000 में इसे आपका क्या बनाया गया था, 2000 ईस्वी में, अभी आप आज से 26 साल पहले से आपका जो लेटेस्ट क्लासिकल डांस बनाया गया था, शास्त्रीय नृत्य से बनाया गया था, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, क्लासिकल डांस से बनाया गया। और सीएम जो है असम के वो कौन है, तो वो हेमंत विश्व शर्मा है ना, हेमंता विश्व शर्मा, ये है ना, मेरे हिसाब से तो ये विश्व शर्मा ऐसे कुछ करके है, हेमंत विश्व शर्मा करके ऐसे कुछ है ना, हाँ। तो वैष्णव मठ असम से इसकी उत्पत्ति हुई है आपके क्षत्रिया की, ठीक है। और इसमें रिलेटेड कुछ नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे धनाकांत बोरा हो गया, है ना, धनाकांत बोरा, ये इसके आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्षत्रिया के डांसर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी शंकरदेव ने इसके जनक माने जाते हैं। बाकी कबीर, तुलसीदास, चैतन्य आपको बताया कि ये तो भक्ति आंदोलन में देखने को मिलता है आपको। चैतन्य ने आपको बताया कि बंगाल में, तुलसीदास जी ने आपको बताया कि रामचरितमानस लिखी थी, और कबीर दास की तो कहने ही क्या, है ना, कबीरदास के दोहों से तो व्यक्ति
आर या पार हो सकता है, भवसागर गगन। शंकरदेव ने असम में क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत की। शंकरदेव इंट्रोड्यूस्ड क्षत्रिय डांस इन असम। ये भक्ति आंदोलन का हिस्सा था, पार्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। इसमें नृत्य, नाटक और संगीत शामिल है, कंबाइंस डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। चैतन्य जो है बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है आपके, यानी कि चैतन्य जो है वैष्णव भक्ति इन बंगाल से रिलेटेड है, यानी कि जो आपके विष्णु की जो भक्ति होती है, भगवान विष्णु की, उससे रिलेटेड है चैतन्य महाप्रभु। कबीर जो है कवि दार्शनिक, कोई नृत्य नहीं, पोइट फिलोसफर है, नो डांस। आपको पता है कबीर के बारे में, तो कबीर दास के तो दो ही आपको पता है। तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक है। पंथी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी कि द पंथी फोक डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो किससे, वो पंजाब, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ या केरल, किससे है? पंथी, है ना। पंथी जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है बताओ। पंछी जो होता है वो छत से ऊपर उड़ता है, आपको पता है, पंछी जो है छत से ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी का करेक्ट होगा, पंथी छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के आपके और कौन कौन से हैं, जैसे आपका आपका गोरमारिया हो गया, है ना, गोरमारिया हो गया, पंडवानी हो गया आपका, है ना, पंडवानी, पांडवानी जी बोलते हैं, पंडवानी हो गया आपका, ठीक है, पंडवानी हो गया, गोरमारिया हो गया, आपके छत्तीसगढ़ के कुछ अदर और आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। पंजाब में आपको पता है कि पंजाब के तो काफ़ी सारे आपके जैसे उत्सव हैं आपके, होला मोहल्ला है ना। तो यहाँ के पंजाब के, त्रिपुरा में आपको पता है फेमस आता है आपका होजागिरी नृत्य, होजागिरी, ठीक है, होजागिरी आपका आता है यहाँ से, होजागिरी डांस। ये आपको त्रिपुरा का सबसे फेमस माना जाता है। केरल में भी आपको पता है काफ़ी सारे प्रसिद्ध हैं। केरल में तो आपको पता है कि उधर वो आपको देखने को मिलता है ना, वो पूजा, जैसे आपका त्रिशूर वाला महोत्सव आपको देखने को मिलता है। और भी यहाँ से आपको ओणम वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें पंथी आपके डांस की, तो ये जो आपके कौन परफॉर्म करता है, एक सतनामी समुदाय है आपका, वो सतनामी ट्राइब, है ना, सतनामी समुदाय, सतनामी ट्राइब, ठीक है, वो इसे परफॉर्म करते हैं, सतनामी समुदाय जो है वो। और ये आपका जो पंथी नृत्य नृत्य है आपका, पंथी डांस है, इसमें क्या होता है, इनके जो गुरु हैं, गुरु घासीदास, उनके जो संदेश हैं उनका बखान होता है, उनकी महिमा गाई जाती है। गुरु घासीदास जी, है ना, गुरु घासीदास हैं उनकी, ठीक है, उनकी जो आपकी महिमा इसमें गाई जाती है, ठीक है, घासीदास जी की, ठीक है, घासीदास जी की, गुरु जो इनके घासीदास जी हैं उनकी। सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है, परफॉर्म्ड बाय सतनामी कम्युनिटी। ये एक भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है, डिवोशनल फोक डांस है आपका, चैत्र पूर्णिमा के समय उत्सव में किया जाता है, परफॉर्म्ड ड्यूरिंग चैत्र पूर्णिमा फेस्टिवल। जो आपका चैत्र महीना होता है उसकी जो पूनम होती है, पूर्णिमा होती है, उस टाइम आपको कहा जाता है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा है, भांगड़ा फेमस है पंजाब का, आपको पता है, थोड़ी कहता है कि भांगड़ा करते हैं ना, तो भांगड़ा आपको पता है कि वही बल्ले बल्ले वही शावा शावा, ठीक है। और गिद्दा हो गया आपका पंजाब में, त्रिपुरा का आपका होजागिरी हो गया, और केरला के तो आपको पता है कि दो क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी किस नेता की भारत वापसी की याद में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 9 कमेमोरेट्स द रिटर्न ऑफ विच लीडर टू इंडिया। तो कौन से नेता भारत में आए थे उनकी याद में आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को बापू साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे ना, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है, अफ्रीका से इंडिया, नायक नहीं खलनायकों में, है ना। तो बापू ट्रेन से उतरे थे इंडिया में, ठीक है, मतलब जैसे भी आए थे बापू आए थे, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 9 जनवरी को बापू ने एंट्री ली, यार का नेम चले, नोट जितना चले यार का नेम चले, ठीक है, घूमती गेम चले। तो बापू आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत, यानी कि ऐसे तो आपको पता है कि बापू का जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन बापू 1893 में आपको पता है कि 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे। फिर वहां से बापू 9 जनवरी 1915 को 1915 में परमानेंटली इंडिया आते हैं कि ये लो आ गए हम। तो उनकी याद में जब वो 9 जनवरी 1915 को आए थे, तब से आपका मना रहे हैं क्या, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, है ना, 9 जनवरी को मनाना स्टार्ट किया हमने, 9 जनवरी 1915 को बापू आए थे, ठीक है। ये 1915 में गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी की याद में मनाया जाता है, यानी कि गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सेलिब्रेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड। विश्व भर में भारतीय प्रवासियों के योगदान का उत्सव है। जो आपके भारतीय प्रवासी हैं, जो आपको पता है कि बाहर रहते हैं, उनका जो योगदान है उसके लिए मनाते हैं कि भैया आप बाहर से पैसे भेज रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है कि आज़ाद हिंद फौज आंदोलन, आपको पता है आज़ाद हिंद फौज इन्होंने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस जी। इनके लिए तो कहने ही क्या, बहुत बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके दिल में भी, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, है ना, चंद्र बोस जी, ठीक है। INA, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, आपको पता है आज़ाद हिंद फौज, आज़ादी हिंद आंदोलन के नेता थे आपको पता है। अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के निर्माता है, आपको पता है BR अम्बेडकर। ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के यही थे हेड, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार मिला है इन्होंने। एशिया के फर्स्ट थे, इंडिया के फर्स्ट थे, कब मिला था, 1913 में, 1913 में। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, है ना, गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंडाली उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, इन विच इंडियन स्टेट इज द कंडाली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब देखो कांड कहाँ पे होता है,
कांड आपको बताया कि पहाड़ों में होते हैं ना, पहाड़ का उत्तर दिशा की मतलब इन ऑप्शन में आपको कहाँ पहाड़ दिखते हैं? उत्तराखंड में। वहाँ जाते हैं लोग, है ना। जैसे कि भैया चलो मसूरी चलते हैं। मसूरी क्या है जी? मसूरी हनीमून पे चलते हैं लोग, हनीमून पे जाते हैं। फिर आपको बताया कि वहाँ काफ़ी कुछ अलग अलग प्रक्रियाएं होती है क्रांतिकारी, और होनी भी चाहिए। तो कंडाली उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में वहाँ आपका कंडाली उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, कंडाली, ठीक है। बाकी उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, वो आपके अक्सर पूछ लेता है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी यानी कि आपकी फ्लावर वैली जो है कहाँ पे है? वो यहाँ पे है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, ठीक है। यहाँ की फेमस है वो उत्तराखंड में। ये पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये आपका जो ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है यहाँ पे। ये कंडाली पौधे के 12 साल में फूलने की घटना को दर्शाता है। मार्क्स फ्लावरिंग ऑफ कंडाली प्लांट एवरी 12 ईयर्स। 12 साल में आपका जो फूलने की जो घटना है ना, कंडाली पौधे की, उसको ये मनाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, आपको पता ही है। गोवा में सिग्मा महोत्सव होता है, ठीक है। सिग्मा आपको पता है कि जो बड़े बड़े सिग्मा महल होते हैं वो भी गोवा में जाके पिघल जाते हैं। क्यों पिघल जाते हैं? कि इधर से ही कुछ ऐसा होता है बीच में। तो सिग्मा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? गोवा में। तमिलनाडु में पोंगल महोत्सव मनाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। वाई भारत मैटर्स हम पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट सेट में कि एस जयशंकर की ये पुस्तक है, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है ना, विदेश मंत्री है। शशि थरूर ने आपको बताया कि वाई आई एम हिंदू, द ग्रेट इंडियन नॉवल, है ना। और इनकी बता आपको बताया वो एक द एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। अमिताभ घोष की अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन सी लिखी हुई है? एक तो शेडो लाइन्स इन्होंने लिख रखी है ना, शेडो लाइन्स, शेडो लाइन्स लिख रखी है उन्होंने। और आपकी सी ऑफ पॉपीज यानी कि अफीम सागर लिख रखी है अमिताभ घोष जी ने, अफीम सागर, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तकें हैं, ये इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लेते हैं। अरुंधति रॉय किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी? अरुंधति रॉय बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू विन द बुकर प्राइज फॉर विच नॉवल? तो उन्होंने कौन सा लिखा था जिसके लिए उन्हें फर्स्ट टाइम जो है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, और वो ऐसा करने वाली फर्स्ट इंडियन सिटीजन बनी थी? तो उन्होंने लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखो पहली आपकी कोई भी चीज़ मिलती है ना, वो भगवान के आशीर्वाद से मिलती है, ऐसा मानते हैं जो आपके आस्तिक लोग हैं, है ना। बाकी अगर कोई नास्तिक क्लास दिख रहा है तो उसकी, तो ये नहीं कि वो हाथ हो जाएगा, कैसे बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं बोलता भाई, मैं तो बस समझा रहा हूँ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें मिली थी, कब मिला था ये? अब इनके लिए इन्हें मिला था 1997 में, 1997 में इन्हें इसके लिए मिला था आपका जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। एक आपके अरविंद अडिगा जी हैं, है ना, अरविंद अडिगा जी, उन्हें कब मिला था? ये भी अक्सर पूछ लेता है आपका, अक्सर पूछ लेता है। 2008 में मिला था आपका, 2008 में। किसके लिए मिला था? द वाइट टाइगर के लिए, है ना, द वाइट टाइगर, सफ़ेद चीता ही कह दे, द वाइट टाइगर, ठीक है। तो उसके लिए मिला था, द वाइट टाइगर के लिए। इसे अरविंद अडिगा जी को ना, अरविंद अडिगा, ठीक है, उन्हें मिला था। और इन्होंने क्या लिख रखा है? एक इन्होंने हाल ही में सीरियल में इनकी पुस्तक पूछी थी, वो थी आपकी द लास्ट मैन इन टावर, है ना, द लास्ट मैन इन टावर, लास्ट मैन इन टावर, इन टावर, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखी थी, ये भी इनकी अभी पूछी गई है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके जो मुंबई में जो आपके रियल इस्टेट वाले जो है उनकी लालचपन को दिखाते हैं कि वो कितने ग्रेडी होते हैं। वो कहते हैं कि तुम खाली कर दो, खाली कर दो। तो एक उसमें वृद्ध रहते हैं, उन्होंने अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहाँ बताया है, तो बिताया, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा भाई, है ना, दास्तां खत्म होने को है? तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो वो जो लास्ट मैन है ना, उसकी वो जो वहाँ रुका हुआ है उस टावर में, वो उसकी आखिरी मोहब्बत है, दास्तान खत्म होने को आई है, पर वो कैसे जाए? तो इसके ऊपर है द लास्ट मैन इन टावर, ठीक है। द इनहेरिटेंस लॉस, मिडनाइट चिल्ड्रंस, द शेडोलाइंस, ये नहीं है। और दंती रॉय जी को जो मिला था द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था, ध्यान रखना ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। उन्होंने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था। और ये उपन्यास केरल में सामाजिक भेदभाव और निषिद्ध प्रेम को दर्शाता है। द एक्सप्लोर्स सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड फॉरबिडन लव इन केरला। तो उसके बारे में दिखाता है ये कि भैया जो सामाजिक भेदभाव होता है जाति के आधार पे, और उसके आधार पे आपकी सारी चीज़ें इसमें, और जो लव होता है उसके बारे में, फॉरबिडन लव जो है, ये सारा उसमें दिखाया गया है। पहली बार भारतीय नागरिक ने जीता, इससे पहले सलमान रुश्दी ने ब्रिटिश नागरिक के रूप में जीता था नॉर्थ, है ना। सलमान रुश्दी वॉन एज ए ब्रिटिश सिटीजन। सलमान रुश्दी की कुछ पुस्तकें हैं, कौन कौन सी? एक तो आपको पता है कि नाइफ है ना, द नाइफ है, नाइफ है आपका, ठीक है, नाइफ हो गया। और क्या है इनकी? द सैटानिक वर्सेज है, द सैटानिक वर्सेज है, सैटानिक वर्सेज, ये भी इनकी सैटानिक वर्सेज। आपको बताना है कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है ना, ये आपको बताना है। मेधा पाटकर किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी प्रमुख नेता है? मेधा पाटकर इज द प्रोमिनेंट लीडर एसोसिएटेड विद विच एनवायरमेंटल मूवमेंट? तो मेधा पाटकर जी ने किस पर्यावरण आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई? क्या चिपको आंदोलन में, क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन में, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट में, या अप्पिको आंदोलन में? बताओ, है ना।
तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपकी जो मेधा पाटकर जी हैं उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। चिपको आंदोलन आपको पता है कि उत्तराखंड में जो वृक्ष हैं वो काटने लोगों ने काटे जबरदस्ती माफियाओं ने, तो लोग चिपक गए पेड़ों से कि यार आप कैसे काट रहे हो। उसमें आपको पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। तो उन्होंने नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। शी लेड द मूवमेंट अगेंस्ट लार्ज डैम्स ऑन नर्मदा रिवर। ये आंदोलन स्थानीय समुदायों के विस्थापन और पारिस्थितिकी पर केंद्रित है, फोकसेस ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स। कि भाई तुम इतने बड़े बड़े बांध बना रहे हो तो यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी तो बस्तियां उजड़ जाएंगी, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे। और जो यहाँ की पारिस्थितिकी भी तो खराब हो रही है ना यहाँ पे, आप जो बड़े बड़े बांध बना रहे हो, ठीक है। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में वन संरक्षण पर केंद्रित था आपका, फोकस्ड ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन उत्तराखंड, ठीक है। चिपको आंदोलन, अब पिको आंदोलन कर्नाटक में चिपको आंदोलन जैसा ही था। अब पिको मूवमेंट इज सिमिलर टू चिपको इन कर्नाटक, कि पेड़ों से चिपक जाओ। यहाँ से याद है मेरे को कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था ना। वन्य जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब पारित हुआ बताओ। कब से ये हमारे यहाँ माना गया, लागू है ना। कहाँ का है, कब का है आपका जो भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। वाइल्ड लाइफ जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट कब का है बताओ। तो ये आपका 1972 में है, ध्यान रखो ना, 1972 में है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 59वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई। वेयर वॉज द 59th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 हेड। तो आपको बताया कि जनवरी में मेरठ उत्तर प्रदेश में जो है आपकी आयोजित हुई थी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, मेरठ यूपी में, है ना, मेरठ यूपी। 12 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी। इसमें पूरे भारत के एथलीट भाग लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मेरठ एथलेटिक्स और खेल प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। आपका ये तो फेमस है मेरठ, तो इसके लिए इस संगठन ने जनवरी 2025 में टेकर्स नॉट मेकर्स नामक रिपोर्ट प्रकाशित करी। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द जनवरी 2025 रिपोर्ट टाइटल्ड टेकर्स नॉट मेकर्स। तो ये ऑक्सफैम ने करी है कि भैया ये जो लोग हैं ना, ये बना नहीं रहे, ले रहे हैं कि भाई जो बड़े बड़े आपके जो लोग हैं, जो पैसा सब उनके पास है, वो सब आपसे ले रहे हैं सारा पैसा, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं बना रहे। तो ये ऑक्सफैम रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि ये बड़े बड़े जो आपके उद्योगपति हैं ना, इंडस्ट्रीज, जैसे आप इंडिया में भी आपको पता है काफ़ी सारे हैं। ये रिपोर्ट वैश्विक धन असमानता पर प्रकाश डालती है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स ग्लोबल वेल्थ इनइक्वलिटी, कि यहाँ पे लोग कितनी, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, असमानता देखने को मिलती है। ये शीर्ष 1% लोगों द्वारा 50% सबसे गरीब लोगों से अधिक धन लेने पर केंद्रित है। फोकसेस ऑन द रिचेस्ट 1% टेकिंग मोर वेल्थ देन द बॉटम 50%, कि भाई जितने 50% लोग नहीं कमा पा रहे ना, उतना 1% के पास है पैसा। ऑक्सफैम नियमित रूप से आर्थिक असमानता पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ऑक्सफैम रेगुलरली पब्लिशेज सच इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स, कि भैया कितना पैसा जो है, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, इतनी असमानता इनइक्वालिटी है, तो ऑक्सफैम इसे करता रहता है। नीति आयोग पब्लिशेज नेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिपोर्ट्स। नीति आयोग जो है राष्ट्रीय आर्थिक और नीति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, 2015, 2015। इसने जो योजना आयोग है, ये आपका जो प्लानिंग कमीशन है, उसे रिप्लेस किया था। समुद्री सहायता नौवहन अधिनियम 2021 ने किस औपनिवेशिक काल के कानून को निरस्त कर दिया। द मैरिन एक्ट्स टू नेविगेशन एक्ट 2021 रिपेल्ड विच कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन। तो आपका जो औपनिवेशिक काल था जिसमें अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, तो उसको किसको इसने अपना निरस्त कर दिया, रिपेल्ड कर दिया। तो लाइट हाउस एक्ट था 1927 वाला। अंग्रेजों ने बोला कि भी फार्म हाउस पे आओ ना, तो हमने कहा कि अरे ऐसे कैसे, फार्म हाउस पे तो सलमान भाई के जाएंगे, तुम्हारे क्यों जाएंगे। तो लाइट हाउस एक्ट 1927 को हमने समाप्त कर दिया, 1927 वाला जो था उसको। इसे भारतीय समुद्र नौवहन को आधुनिक बनाने के लिए निरस्त किया गया। रिपेयर टू मॉडर्नाइज मैरीटाइम नेविगेशन इन इंडिया। ये जो रात में हम सुरक्षा के लिए देखते हैं ना, समुद्री नौवहन वगैरह, इसके लिए इसमें लाइट हाउस की डिजिटल निगरानी और संचालन का प्रबंध है, प्रावधान है। इंट्रोड्यूस प्रोविजंस फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ लाइट हाउसेज, जो आपके होते हैं समुद्र में निगरानी के लिए। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 वाणिज्यिक नौवहन को नियंत्रित करता है। आपका जो सारा कमर्शियल शॉपिंग है उसको रेगुलेट करता है, जो आपका व्यापार वाणिज्य होता है उसको। कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 समुद्री सुरक्षा संचालन को नियंत्रित करता है। गवर्नस मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, या समुद्र में आपको कोई भी सेफ्टी के लिए, आपको पता है सिक्योरिटी के लिए कोई ऑपरेशन करना, तो कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 उसको रेगुलेट करता है, गवर्न करता है ना। उसको सारा सरकारी रूप से जो देखता है वो ये देखता है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम। तो 2022 में इंडिया ने 22 ही गोल्ड जीते। ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि 22 में इंडिया ने 22 गोल्ड जीते, है ना। ऑप्शन सी 22, ठीक है। तो ये तो
करिश्मा हो गया जी। खेल जो है आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड। भारत जो है आपका इसने 4th रैंक अचीव करी, इंडिया रैंक 4th इन ओवरऑल मिलिट्री। अदर जो आपके मेडल है वो कितने थे आपके 16 जो है, 16 तो इसने सिल्वर जीते, और ब्रॉन्ज जितने कितने जीते 23, काशी जीते 23। ठीक है, तो 23, 16 और आपके 22, ये आपके टोटल मेडल थे ना। राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, भारोत्तोलन शामिल है। कॉमनवेल्थ गेम में क्या क्या इंक्लूड है आपके, एथलेटिक्स हैं, शूटिंग है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है और वेट लिफ्टिंग है। कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ पर सजावटी पहियों के कितने जोड़े तराशे गए हैं भाई? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डेकोरेटिव व्हील्स आर कार्व्ड ऑन द कोणार्क सन टेम्पल? आपका उस पर कितने लगाए हैं, कितने तराशे गए हैं? तो उस पर आपके 12 जोड़े हैं भाई। अब देखो 12 जोड़े हैं, एक जोड़े में आपको पता है कि 2 होते हैं, तो 12 × 2 24 आपके जो है 24 जो है वो इस पे आपके पहिए हैं, है ना, 24 पहिए। अब ये किसको दर्शाते हैं? आपका जो टाइम होता है ना, एक दिन में आपको पता है 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो इससे आपको आसानी से याद रखना है कि भाई देखो एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे हैं तो 24 पहिए हैं आपके, उनको दर्शाने वाले। अब जोड़े की बात करें तो आपको पता है कि एक जोड़े में 2 व्यक्ति होते हैं, ठीक वैसे ही एक जोड़े में 2 पहिए होंगे, तो 24 को 2 से डिवाइड कर दो आप, 12 आ जाएंगे आपके। तो इसमें 12 जोड़े हैं ना, 12 जोड़े हैं इसमें, ध्यान रखना, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। प्रत्येक पहिया 3 मीटर व्यास का है और जटिल नक्काशी वाला है। ईच व्हील इज 3 मीटर इन डायमीटर एंड इंट्रिकली कार्व्ड। ध्यान रखना, जटिल नक्काशी, इस पे काफी बेहतरीन तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। ये सूर्य देवता के रथ का प्रतीक है, सिंबलाइजेज द सन गॉड्स चैरियट। हाँ, तो आपके जो सूर्य देवता है उनका जो रथ होता है, आपको पता है कि सूर्य भगवान अगर हम देखें प्राचीन सीरियल में, तो आपको पता है कि वो घोड़ों पे आते हैं ना, उनका रथ होता है। कुल पहिए कितने इस पर आपके जो 12 पेयर से इंटू 2, तो इसमें 24 व्हील्स आपको देखने को मिलता है। ये उड़ीसा में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। लोकेटेड इन ओडिशा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब किया गया था इसे घोषित आपका जो यूनेस्को में, तो 1984 में, 1984 से आपकी क्या है, ये वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ओडिशा में स्थित है। आपको पता है कि नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनाया था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को किस पुराने कोड को बदलने के लिए पेश किया गया था? द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस विच ओल्ड कोड? तो किसे बदला है इसने? इसने बदला आईपीसी 1861, इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 को, 1860 वाला जो है आपका। जैसे पहले अनूप सैनी बोलता था ना कि आईपीसी की धारा 302 के तहत ऐसा कुछ किया गया ना, तो अब अनूप सैनी क्या बोलेगा, बीएनएस की धारा इतनी के तहत। ठीक है, तो बीएनएस आपका 2023 में ही आया था, 2023 में। और लागू कब से हुआ है आपकी जो बीएनएस, बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 3 आए थे आपके 2023 में। लागू कब हुए आपके, इफेक्टिवली कब हुए? इफेक्टिवली ये जो आप देखते हैं लागू इनका देखते हैं जो एनफोर्समेंट, वो कब हुआ आपका? तो ये आपका जुलाई 2024 में ना, 2024 में जुलाई में। ठीक है, जुलाई 2024 में आपके लागू हुए। ठीक, ये हुए 2024 में। ठीक है, जुलाई 2024 में आपके लागू हुए। बाकी देखो मैं आपको बोलता हूँ, मैंने आपका एक 48 मिनट के करीब है, 48 मिनट के करीब मैंने एक बीएनएसएस और बीएसए बेहतरीन तरीके से समझा रखे हैं भाई। जाके देखना, एक बार जरूर देखना, आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट तो क्या ही आपका ही भला होगा, देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वापस क्या आ गया यहाँ पे, हैं? ये क्या सीन है, ये क्या, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ तो वो आ गया यहाँ पे गलती से। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन निशार उपग्रह प्रत्येक, हाँ एक मैं आपको बता दूं यहाँ से, बीएनएस में जो आपकी कितनी धाराएं हैं, बीएनएस में आपकी धाराएं कितनी है, तो 358 इसमें सेक्शन है, 358 इसमें सेक्शन है आप, सेक्शंस, धाराएं, 358 धाराएं हैं, है ना। और चैप्टर कितने हैं इसमें, अध्याय कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, चैप्टर तो आपके 20 है ना, 20 तो इसमें 20 चैप्टर हैं आपके, है ना, 20। अब आपको ऐसे याद रखना है कि भाई कब आई थी, 2023 में, 2024 में, तो पहले आपका 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इसे आपको 20 याद रखना ना, कि चैप्टर्स में 20 है, क्योंकि सारी बात 20 में चल रही है। नेक्स्ट है आपका नासा और इसरो का जो संयुक्त मिशन है निसार, इससे तो भाई भर भर के दिल्ली पुलिस में तो फैन हो गया निसार का। निसार उपग्रह प्रत्येक कितने समय में वैश्विक सतह का मानचित्रण करता है? द निसार सैटेलाइट ए ज्वाइंट मिशन ऑफ नासा एंड इसरो मैप्स द ग्लोबल सरफेस एवरी। तो आपका जो नासा, आपको पता है कि जो अमेरिका की है, और इसरो जो इंडिया की है, ये बीएनएस वाला यहाँ आ गया, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, हैं? वो यहाँ पे आ गया है नासा इसरो वाला। निसार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। ठीक है, ये भूमि, बर्फ और वनस्पति की निगरानी के लिए डुअल फ्रीक्वेंसी रडार का उपयोग करता है। यूजेस डुअल फ्रीक्वेंसी रडार टू मॉनिटर लैंड, आइस एंड फॉरेस्ट, है ना, जो आपके सारे ये जो भूमि, बर्फ, वनस्पति जो आपकी सबकी निगरानी करता है ऊपर से, कि देखो जंगल में क्या हो रहा है। आप कहते हो ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वो निसार ने देखा है, निसार बताएगा आपको कि मोर नाच रहा है जंगल में। ठीक है, तो ये आप पूरी ध्यान रखते हैं आपकी, ये आपदा प्रबंधन और जलवायु निगरानी के लिए डेटा प्रदान करता है। प्रोवाइड्स डेटा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग। अब ये ऊपर से देख रहा है कि मान लो बाढ़ आ गई, तो ये बोल रहा है कि एक आदमी जो है आपका, वो वहाँ पीछे फंस रखा है झरने की उस तरफ,
दो आपके जो कपल हैं वो रोमांस करते हुए एक चट्टान पे अटक गए हैं आपके, जल्दी से उनको बचाओ, पर पहले उनको कपड़े पहुंचाओ। तो जो आपका निसार सब कुछ बताता है कि देखो वहाँ जल्दी कपड़ों की आवश्यकता है ना, तो जल्दी वहाँ जाओ। तो आपदा प्रबंधन में, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, प्रबंधन में काफ़ी हेल्प रहती है इससे। हाँ, ये बात भी है कि आप कहीं पहाड़ पे जाके अगर कुछ प्रक्रियाएं कर रहे हो, है ना, अलग अलग, तो आप सोच रहे हो कि कौन ही देख रहा है यहाँ खुले में, तो ऊपर से निसार देख रहा है भाई तो कुछ ध्यान रखना, झुरमुट में चले जाना। झुरमुट जो होती है, झुरमुट किसको बोलते हैं, जो गहरी झाड़ियाँ होती हैं ना, उसे बोलते हैं झुरमुट। तो कुछ भी करें सावधान रहें, सतर्क रहें, कि नासा वाले अमेरिका में बैठ के देख रहे हैं आपको कि आप कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वाह क्या सीन है, वाह मोदी जी वाह, क्या सुविधा कर दिया आपने। तो ध्यान रखना, निसार देख रहा है आपको। हर वैश्विक कवरेज चक्र जो है 12 दिन में, ईच ग्लोबल कवरेज साइकिल 12 डेज, ठीक है, 12 दिन में इसका जो पूरा कवरेज है वो। बाकी जो आगे पीछे वर्क है ना, मैं आपको पीडीएफ में जो है मैं इसको सही जचा के आपको पूरा दे दूंगा, ठीक है, इतना तो कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए। और फ्री में मिल रही है आपको भाई पीडीएफ टेलीग्राम पे। अरे तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, तुम बस पढ़ाई करो। मंदिर वास्तुकला में मंडप क्या है, इन टेम्पल आर्किटेक्चर व्हाट इज द मंडप। मंडप क्या होता है भाई, पूजा करने वालों के लिए स्तंभों का वाला हॉल होता है, पिलर्ड हॉल फॉर वर्शिपर्स, तो उसके लिए होता है। प्रवेश द्वार का जो टावर होता है, एंट्रेंस गेटवे टावर, जो आपकी द्रविड़ शैली में, उसको क्या बोलते हैं, उसको गोपुरम बोलते हैं भाई, गोपुरम। कि भैया गो इनसाइड, अंदर जाना है जाओगे, तो ठीक है गोपुरम। ये आपके किस में आता है, जो द्रविड़ स्टाइल है ना, दक्षिण भारत वालों की द्रविडियन स्टाइल, उसमें द्रविड़ में, है ना, द्रविड़ में गोपुरम होता है आपका, ठीक है। तो पिलर्ड हॉल फॉर वर्शिपर्स, पूजा करने वालों के लिए स्तंभों का हॉल होता है, उसे बोलते हैं मंडप, ठीक है। बाकी बीएनएस में हमने देख लिया कि आपराधिक कानूनों को हटाने और आधुनिक बनाया, और औपनिवेशिक प्रावधान हटाए, इसमें जो कॉलोनियल एरा के प्रोविजन थे उन्हें रिमूव कर दिया, और क्रिमिनल लॉ को मॉडर्नाइज किया है। आईपीसी 1860 को इसने जो ब्रिटिश द्वारा तैयार किया गया था उसे बदल दिया है। बीएनएस में आपके साइबर अपराध, लिंग न्याय और मानवाधिकारों के प्रावधान शामिल है। बीएनएस इंक्लूड्स अपडेटेड प्रोविजंस ऑन साइबर क्राइम, जेंडर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। भी आप लिंग के आधार पर जो भेदभाव कर रहे हो ना, ये हम होने नहीं देंगे। और जो आपके साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, जैसे आपको मैसेज आता है कि भाई आप कौन बनेगा करोड़पति में, आपको 18 करोड़ की लॉटरी लगी है, क्या आप लेना चाहते हैं, तो आपको पता है कि 7 करोड़ से ऊपर तो प्राइस ही नहीं है, तो आप जाएंगे ही क्यों। तो ये जो साइबर क्राइम होता है ना आपके साथ, आपने कुछ, आपके कुछ मतलब प्राइवेट मूवमेंट के कुछ वीडियो आपके पास निजी क्षणों में आप एंजॉय कर रहे हैं आपके फ़ोन में, आपने मान लो कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लिया, उसने वो वीडियो लीक कर दिया आपका, ठीक है, तो आप क्या, वो साइबर क्राइम है आपके खिलाफ, तो आप जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं बीएनएस के थ्रू, ठीक है। बाकी जीरो एफआईआर वगैरह जो है सब कुछ मैंने अच्छे से उसमें 48 मिनट का वीडियो पूरा करवा रखा है, तो जरूर जरूर देखें। बाकी ये तो हमारा हो गया 12 दिन का, 12 डेज में निसार पूरा चक्कर कर लेता है कि कौन क्या कैसा कर रहा है। तो ये आपका होते ही आज की क्लास कंप्लीट। बाकी ये जो लास्ट में क्वेश्चन में जो एक दो आगे पीछे ना स्लाइड, ये मैं इसको अरेंज कर दूंगा और आपको अच्छे तरीके से दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। बाकी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, और भी शानदार चीज़ें आएंगी, पीवाई की सीरीज तो हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने कहा कि सर प्लीज़ करिए। अब देखो, अगर एक भी छात्र यहाँ तक देखता है ना, तो मेरे लिए तो भाई देखो वो मेहनत साकार हो गई, क्योंकि उसके लिए कुछ हेल्पफुल रहने वाला है, कुछ तो आपको बताए हेल्प मिलेगी उसको। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एसएससी 2025 में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं में से है, कुछ भी मेरी तरफ से नहीं है ना, मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, ये नहीं कि फर्जी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी कमेंट में बता देना आप कैसे लगी आपको क्लास। और बाकी बढ़िया मेहनत करते रहो, आपको सारी क्लास मिलती रहेंगी, और भी आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास एमटीएस से पहले, जीडी से पहले मैं लेकर आऊँगा, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी ऐसे पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।